तो जो टॉपिक हम लोगों को सॉल्युबिलिटी में अभी सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन के बाद स्टार्ट करना है वो है तुम लोगों का सॉल्युबिलिटी एंड कॉम्प्लेक्स आयन इक्विलिब्रियम। तो देखो अब बात ऐसी है कि तुमने बचपन से सॉल्ट्स के बारे में तो सुन रखा है, लेकिन जिन सॉल्ट्स के बारे में आप सुनते हो वो सॉल्ट्स एक्चुअली आपके दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होते हैं आप लोगों के सिंपल सॉल्ट्स और दूसरे होते हैं आप लोगों के कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। तो सिंपल सॉल्ट्स के बारे में तो तुमने बहुत कुछ पढ़ा है, दैट इज NaCl, MgCl2, राइट, AlCl3 एक्सेट्रा एक्सेट्रा टाइप ऑफ सॉल्ट्स। कॉम्प्लेक्स आयंस तुमने अभी नहीं पढ़ा क्योंकि ये चैप्टर हम लोग 11th में पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों को कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री पढ़ने में अभी बहुत 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 वक्त है। ठीक है, तो उसमें क्या है कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री, क्या नहीं है, उसके बारे में अभी मैं कोई जानकारी यहाँ पे नहीं दे रही हूँ। तुम्हें लगेगा कि बिना जानकारी के फिर प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा? बेशक होगा, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो मोस्टली आपको क्वेश्चंस दिए रहेंगे उसका जो कॉम्प्लेक्स रहेगा वो वहीं बाजू में दिया रहेगा। ठीक है, तो वहाँ पे तुम्हें डायरेक्ट कुछ ज़्यादा खोपड़ी लगाने की आवश्यकता नहीं है कि अच्छा ये वाला सवाल कैसे करते हैं, ये वाला सवाल कैसे करते हैं, ये वाला कैसे करते हैं, वो सब नहीं सोचना है। सीधा आपका आंसर आता है क्योंकि ऑलरेडी आपको बाजू में कॉम्प्लेक्स क्या होता है गिवन दिया हुआ रहता है। ठीक है, अब बात आती है कि हम लोग कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स क्या नहीं होते, इनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी में पढ़ने वाले ही नहीं है। लेकिन बात ऐसी है कि कॉम्प्लेक्स यहाँ कहाँ से घुस गया। हम लोग तो बातचीत स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट्स के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, कॉम्प्लेक्स तो दूर दूर तक हमारी रेंज में नहीं था, तो अचानक से ये कॉम्प्लेक्स आपकी लाइफ में कहाँ से प्रकट हुआ है। तो देखो होता क्या है कि आपके पास बहुत सारे स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट्स हैं, ऐसे स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट्स जिनकी सॉल्युबिलिटी वाटर में भी क्या है बहुत 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 कम है। मतलब कैसा रहता है, कुछ आपके सॉल्ट्स तो पानी में अच्छा खासा डिजोल्व कर जाते हैं काफ़ी हद तक, है ना, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं बाप रे बाप आपके एकदम ढीठ जो बिल्कुल भी डिजोल्व नहीं होना चाहते, या फिर जिनका एक्सटेंट जो होता है डिजोल्व होने का वो क्या होता है बहुत ही कम होता है। तो जैसे अगर मैं इसकी थियरी पे बात करूं तो अगर मान लेते हैं आपके पास कुछ स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट्स हैं, ठीक है, अगर मान लेते हैं आप लोगों के पास क्या है स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट्स हैं, जैसे कि क्या है आपके पास AgCl, ठीक है, AgBr या फिर AgI। इनकी जो सोल्यूबिलिटी होती है ना पानी में, इनकी जो सोल्यूबिलिटी होती है वाटर, अगर मैं इन तीनों को किस में डिज़ोल्व करूँ, वाटर में डिज़ोल्व करूँ, तो वेरी लेस सोल्यूबल, ये बहुत ही कम क्या होते हैं सोल्यूबल होते हैं। लेकिन अगर मैं इन्हीं सॉल्ट्स को तुमसे ये कहूँ कि आप इन सॉल्ट्स को क्या करो, एक ऐसे सॉल्वेंट में डालो, जैसे कि आप HCN में डाल दीजिए जो CN नेगेटिव प्रोवाइड कर रहा है, आप अमोनिया में डाल दीजिए, ठीक है, या फिर आप ऐसे किसी सॉल्ट में डाल दीजिए H2S2O3, ठीक है, थायोसल्फेट टाइप के। तो इनमें जाने के बाद ये बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, हाईली सोल्यूबल हो जाते हैं। ठीक है, मतलब सोल्यूबिलिटी इनकी बढ़ जाती है। तो अभी हम लोगों ने जो प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था, प्रीवियस क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था कि जब भी कॉमन आयन इफेक्ट वर्क करता है तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से जो KSP होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, और सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, वो भी आपकी डिक्रीज हो जाती है। लेकिन आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो ये है कि जब कोई आप एक ऐसा सॉल्वेंट यूज़ करो जिसके साथ आप लोगों का वो स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट SSS, ठीक है, SSS को अगर आप किसी एक ऐसे सॉल्वेंट के साथ डिसॉल्व करते हो जिसके साथ वो सॉल्वेंट क्या क्रिएट कर सकता है, कॉम्प्लेक्स क्रिएट कर सकता है, तो कॉम्प्लेक्स क्रिएट करने की वजह से उसका KSP बढ़ जाएगा और उसकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगा आगे डिस्कस करेंगे, बट इस तरीके से उसका KSP भी बढ़ेगा और उसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बराबर उसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बराबर उसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ती है, कैसे बढ़ती है वो हम पढ़ेंगे, बट हाँ ये बढ़ रही है ये हमको पता होना चाहिए। मतलब कब सॉल्युबिलिटी घटेगी, कब सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, अगर यही सारी बातचीत तुमको नहीं पता रहेगी तो काम कैसे चलेगा, राइट। काम चलाना है अगर तो आपको पता होना चाहिए। ओके डन। तो बेसिकली ये होता है आप लोगों का कॉम्प्लेक्स आयन इक्विलिब्रियम।
तो कॉम्प्लेक्स आयन इक्विलिब्रियम में होता होगा क्या, देखो 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होती है। हम लोग जब भी कोई क्वेश्चन करेंगे 2 स्टेप में करेंगे। सबसे पहले आपका जो स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है, ठीक है, उसको आप क्या कर दो, तोड़ दो। आप उसको क्या कर दो, तोड़ दो, खत्म। ये आपकी पहली स्टेप। जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास एक सॉल्ट के नाम पे AgCl दिया है, तो AgCl आपका सॉलिड स्टेट में है, इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा, Ag पॉजिटिव एक्वस और साथ ही साथ में Cl नेगेटिव एक्वस। ये पता है, इसमें तो किसी को कोई तकलीफ नहीं है ना। ये तो इतना काम है कि तुम लोग सॉल्युबिलिटी करते करते इसके साथ तो काफ़ी यूज टू हो चुके हो। अब उसके बाद कॉम्प्लेक्स आयन इक्विलिब्रियम ये कहता है कि देखो भैया, स्टेप नंबर 2 में ये जो ऊपर की स्टेप से जो Ag पॉजिटिव बना है, ये ऊपर की स्टेप से जो Ag पॉजिटिव बना है, ये Ag पॉजिटिव, ठीक है, ये Ag पॉजिटिव आप लोगों का इतना ज़्यादा मचल रहा है क्या करने के लिए, एक ऐसे सॉल्वेंट के साथ कंबाइन होने के लिए जिसके साथ वो कंबाइन होने के बाद क्या बना सके, एक कॉम्प्लेक्स क्रिएट कर सके। ठीक है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है उसकी गहराई में मत डूबना, बट फिलहाल मान लेते हैं मैं जिस चीज़ को अभी लिख रही हूँ AgNH3 और ये पॉजिटिव में ये कॉम्प्लेक्स क्रिएट कर रहा है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स क्रिएट कर रहा है। ये क्या क्रिएट कर रहा है, कॉम्प्लेक्स क्रिएट कर रहा है। तो ये जो सिचुएशन होती है, ये जो सिचुएशन होती है कौन सी वाली, सेकेंड स्टेप वाली, इसे हम लोग कहते हैं आप लोगों का सॉल्युबिलिटी एंड कॉम्प्लेक्स आयन इक्विलिब्रियम। ठीक है, सॉल्युबिलिटी एंड कॉम्प्लेक्स आयन इक्विलिब्रियम, इस पर्टिकुलर चीज़ को, यानी कि जैसे ही सॉल्ट आपका जो था, सॉल्ट का जो भी कैटायन या सॉल्ट का जो भी अनायन है, उसका कोई एक, दोनों नहीं, कोई भी एक चीज़ क्या होगी, तुरंत एकदम इंस्टेंटली इस सॉल्वेंट के साथ जो उस सोल्यूशन में मौजूद है उसके साथ क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगी। और मिक्स होने के बाद वहाँ पे वो क्या क्रिएट करेगा, एक कॉम्प्लेक्स क्रिएट करेगा, बराबर। इसे हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हो। AgCl की जगह AgI भी हो सकता था, बराबर, कुछ भी हो सकता था, बराबर। लेकिन ये एक आधी एग्जांपल, जैसे अगर इसका एग्जांपल नंबर 2 पे अपन बातचीत करें तो इसका देखो एग्जांपल नंबर 2 क्या है। मान लेते हैं मेरे पास AgBr है, तो जो मेरे पास स्टेप नंबर 1 है, वो स्टेप नंबर 1 क्या होगा कि आपके पास जो AgBr सॉलिड है आप उसको तोड़ दो Ag पॉजिटिव एक्वस में और तोड़ दो आप किस में, Br नेगेटिव एक्वस में, ये इस तरीके से। अच्छा, उसके बाद स्टेप नंबर 2 आप किस सॉल्वेंट में डाल रहे हो वो मायने रखता है। अब मान लेते हैं मैंने इस बार यूज़ किया है आप लोगों का सॉल्वेंट आपका क्या, थायोसल्फेट। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, ये जो आपका ऊपर की स्टेप से जो Ag पॉजिटिव एक्वस बना, ये नीचे आपके उस सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होगा। अच्छा यार, रेड में लिखना चाहिए था, रुको रुको रुको, मिटा के वापस से लिख लेते हैं। ठीक है, ऊपर वाली स्टेप में जो आप लोगों का Ag पॉजिटिव क्रिएट होगा, ये तुरंत नीचे वाली स्टेप में क्या होगा, कंबाइन हो जाएगा। कंबाइन हो जाने के बाद ये क्या बनाएगा आपका Ag, ये इस तरीके से, ये देखो, ये भी आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन का एक फॉर्मेशन है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो गया। सो देयर आर वेरियस एग्जांपल, ज़रूरी नहीं है Ag, कॉपर भी हो सकता है, बराबर, आप लोगों का जिंक भी हो सकता है। यूजुअली D ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, यूजुअली D ब्लॉक के एलिमेंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बट इस तरीके से 2 स्टेप्स में क्या होता है, आपकी ये वाली जो पर्टिकुलर सॉल्युबिलिटी का हम केस पढ़ रहे हैं ना, ये 2 स्टेप्स में आपको देखने को मिलती है। अब इसमें ना कुछ नोट्स आपको पता होने चाहिए। अब देखो वो नोट्स क्या हैं। सबसे पहले जैसे मान लेते हैं नोट्स नंबर 1, आपको मैंने एक सॉल्ट दिया, लेट अस इमेजिन AgI, आपने उसको ब्रेक किया Ag पॉजिटिव एक्वस और प्लस I नेगेटिव एक्वस, और मैं तुमसे ये कहती हूँ इस क्वेश्चन का KSP लिखो। क्या तुम इस क्वेश्चन का KSP लिख पाओगे? ऑब्वियसली लिख पाओगे, Ag पॉजिटिव और यहाँ पे लिख पाओगे I नेगेटिव, इसमें तो डाउट नहीं है ना। अच्छा, अब मान लेते हैं ऊपर की स्टेप से जो Ag पॉजिटिव आपको मिलता है, वही Ag पॉजिटिव आपके मान के चलते साइनाइड के साथ कंबाइन हो जाता है, और कंबाइन होने के बाद कुछ इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट करता है, AgCN2 और मान लेते हैं ये निगेटिव। ऐसी सिचुएशन उसने क्रिएट करके आपके हाथों में लाकर रख दी। अच्छा ठीक है, रख दी। अब आगे क्या, आगे की कहानी क्या। अब ये जो स्टेप है, इस स्टेप को मैं क्या इस तरीके से कह सकती हूँ कि यहाँ पे कुछ क्या हुआ, किसी ने अगर तुमसे पूछा
तो तुम यहाँ पे नहीं बोलोगे कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है, इस पर्टिकुलर स्टेप में कॉम्प्लेक्स क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, इस पर्टिकुलर स्टेप में कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है. सो इफ आई डू से यू कि क्या इस पर्टिकुलर स्टेप का आप के लिख सकते हो. के मतलब क्या है यार, वही तुम लोगों का क्या कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. अगर एसिड के लिए लिखो तो के कहलाता है, बेस के लिए लिखो तो के भी कहलाता है, पानी के लिए लिखो तो के डब्ल्यू कहलाता है. हाँ, के डब्ल्यू में थोड़ा बहुत चेंज आता है कि जो डिनोमिनेटर में H2O होता है, जिसकी कंसंट्रेशन को कायदे से हमें यूनिटी कंसिडर करना चाहिए, उसको हम वो नहीं मानते हैं. ठीक है, उस पर बातचीत नहीं करते. सॉल्ट के लिए लिखो तो KSP कहलाता है, जिसमें डिनोमिनेटर में रखे हुए सॉल्ट आपके AgCl को आपको क्या करना पड़ता है, 1 कंसिडर करना पड़ता है. तो नॉर्मल बातचीत है यार. तो ये सब तुम्हें पता है. तो अगर मैं इस पर्टिकुलर स्टेप के लिए आपको के लिखने को कहती हूँ तो तुम बोलोगे व्हाट अ बिग डील, ये लिख दो. हम लिख देते हैं. तो यहाँ पे आ जाएगा ये Ag, यहाँ आ जाएगा आप लोगों का Cn और यहाँ आ जाएगा नेगेटिव, अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे Ag पॉजिटिव और यहाँ पे आ जाएगा Cn नेगेटिव. राइट. अब लेकिन क्योंकि ये पर्टिकुलर के आप लोगों के कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए लिखा जा रहा है, देयरफॉर इसको स्पेसिफिकली हम लोग कहते हैं KF. ठीक है, जिसका मतलब इसे हम लोग स्पेसिफिकली क्या कहते हैं, KF बराबर, जिसे हम लोग कहते हैं स्टेबिलिटी कांस्टेंट. क्या कहा जाता है इसको, स्टेबिलिटी कांस्टेंट. किसी भी कॉम्प्लेक्स का ये क्या होता है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट होता है. किसी भी कॉम्प्लेक्स का ये क्या होता है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट होता है. बराबर क्या होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स का, ये स्टेबिलिटी कांस्टेंट. या फिर कई किताबों में आप इसको एक और नाम से जाना जाएगा, ये फॉर्मेशन कांस्टेंट. किस नाम से जाना जाएगा, बहुत सारी किताबों में ये आपको फॉर्मेशन कांस्टेंट. बराबर. क्या KF क्या होता है, इस पे तो कोई आपत्ति नहीं है तुमको. चलो ठीक है. अब एक काम करो, मुझे बहुत इच्छा हो रही है कि ये जो मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है और जो इक्वेशन नंबर 2 है, इन दोनों इक्वेशंस को मैं क्या कर देती हूँ, ऐड कर देती हूँ. बराबर. चलो कर देते हैं ऐड. तो देखो, जब मैं इन दो इक्वेशंस को ऐड करने जाऊंगी तो मेरे पास होगा क्या, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया. समझ रहे हो. अच्छा, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं, और भी कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा. तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, बताओ क्या मिलेगा आपको, AgI सॉलिड में. अच्छा, प्लस रिएक्टेंट साइड में और कौन बच गया, साइनाइड. तो ये आ जाएगा साइनाइड एक्वस. इक्विलिब्रियम मेंटेन हुई. प्रोडक्ट साइड में क्या बच गया, प्रोडक्ट साइड में आप लोगों के पास कॉम्प्लेक्स बच गया और साथ ही साथ में आपके पास क्या बच गया, Cl निगेटिव भी बच गया है. बराबर. ये बच गया. ये एक मुझे रिएक्शन मिल गई, मुझे ये एक क्या मिल गई, रिएक्शन मिल गई है ना, ये रिएक्शन मुझे मिल गई. अच्छा ठीक है. क्या ये रिएक्शन कोई एसिड है, नो. क्या ये रिएक्शन कोई बेस है, नो. तो के और के बी इसके लिए डिफाइन करना इज अ इडियट वाला काम. क्या ये कोई वाटर है, नो. तो के डब्ल्यू इसके लिए डिफाइन करना बेकार है. क्या ये कोई एक सॉल्ट है, नो. तो क्या इसके लिए के एस भी डिफाइन करना सही है, नहीं. तो फिर ये क्या है, ये एक साधारण. अच्छा, क्या ये कॉम्प्लेक्स वाली रिएक्शन है क्या, नहीं मैडम, ये कॉम्प्लेक्स भी नहीं है. क्यों, कॉम्प्लेक्स फॉर्म थोड़ी ना हो रहा है, ये तो कॉम्प्लेक्स के फॉर्म करने की स्टेप्स की रिएक्शन की स्टेप्स का ये एडिशन है भाई. तो ऐसे में ये क्या है, ये एक साधारण सी सिंपल सी घरेलू रिएक्शन है. ठीक है, साधारण सिंपल घरेलू रिएक्शन. और घरेलू रिएक्शन के लिए तुम चाहो KC डिफाइन करो, तुम चाहो तो KP डिफाइन करो, तुम्हें जो डिफाइन करना है डिफाइन करो. नहीं डिफाइन करना है तो सीधा साधा आप इसके लिए ये भी लिख सकते हो कि ये कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी प्यारी के इक्विवेलेंट है. ये भी लिख सकते हो के इक्विलिब्रियम है, नॉट इक्विवेलेंट, के इक्विलिब्रियम है. अगर तुम्हें KA KB KW ये सब डिफाइन करने का मूड लेट से अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुम इस तरीके से भी इसको डिफाइन कर सकते हो. डिफाइन कर दिया. अब बताओ ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो गई. ठीक है, ध्यान से सुनना, कुछ स्टेप्स बाद में आपको बहुत आवश्यकता पड़ने वाली है इसकी. अच्छा, ये हो गई आपकी के इक्विवेलेंट, ये आ गया मेरे पास के इक्विवेलेंट. अच्छा, डिनोमिनेटर में AgI को लिखने का कोई सेंस नहीं बैठता है क्योंकि वो एक सॉलिड है. क्या मतलब रह जाएगा उसको लिखकर, बराबर, क्या मतलब रह जाएगा उसको लिखकर. अब तुम एक बात भेजे में डालो, जब आप किसी रिएक्शन को क्या करते हो, मतलब इन्वर्स का मतलब रिवर्स कर देते हो. केमिकल इक्विलिब्रियम में प्रॉपर्टीज पढ़ी है तो क्या होता है, उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है ना, वो भी क्या हो जाता है बताओ, रेसिप्रोकल हो जाता है. अगर आप किसी रिएक्शन को एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो आपने जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया है वो उसके के की पावर में चढ़ जाता है. डिवाइड किया है तो nth रूट निकाल लेते हो.
ये 3 बेसिक नियम पढ़े थे ना। अब एक और पढ़ाया गया था उस ज़माने में कि अगर आपके पास कोई एक तीसरी रिएक्शन आपको ऑब्टेन हो रही है बाय द एडिशन ऑफ फर्स्ट 2 रिएक्शन, जैसे कि यहाँ हो रहा है, यहाँ पे आपको एक तीसरी रिएक्शन मिल रही है बाय द एडिशन ऑफ फर्स्ट 2 रिएक्शंस, तो ऐसे में आपकी जो ये रिएक्शन है के इक्विलिब्रियम, इस के इक्विलिब्रियम को अगर मैं उन दोनों रिएक्शंस के जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, जैसे इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है KSP और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है KF, तो क्या मैं ये नहीं लिख सकती KSP इंटू KF। तुम्हें अगर इस तरीके से याद नहीं आ रहा हो तो थोड़ा सा केमिकल इक्विलिब्रियम के नोट्स कॉपी पलट के देखना, तुम्हें तुरंत याद आएगा जहाँ पे मैंने ये लिखा है K न्यू इक्वल टू K1 इंटू K2 इंटू K3, मतलब जितनी रिएक्शंस को ऐड करके वो फाइनल रिएक्शन आपके हाथों में आई है। ठीक है, बस खत्म। ये आपका अभी तक की क्लास में आया हुआ पहला फॉर्मूला। ठीक है, कि ये आपकी अभी तक की क्लास में आया हुआ पहला फॉर्मूला। तो एक बार हम लोग पुरानी चीज़ों को थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या क्या पढ़ा हमने पहले तो ये पढ़ा कि आखिर कॉम्प्लेक्स आयन इक्विलिब्रियम बनी क्यों, क्योंकि कुछ चीज़ें पानी में इतनी इनसोल्यूबल थी, तो जो चीज़ें इनसोल्यूबल है वो स्टेबल भी नहीं हो रही थी, तो लेकिन जब उन्हें मौका मिला कि अरे वाह हमारे आजू बाजू का सराउंडिंग तो NH3 या फिर HCN जैसे सॉल्वेंट से घिरा पड़ा है, तो तुरंत वो उन सॉल्वेंट के साथ कंबाइन हुई और उन्हें कॉम्प्लेक्स बना लिया। एक या दो हमने एग्जाम्पल देखे और अब हम नोट्स पढ़ रहे हैं कि KSP क्या है, KF क्या है और अब उन दोनों का इम्पोर्टेंस क्या है। तो इम्पोर्टेंस से हम ये यहाँ तक पहुँचे। और एक चीज़ हमने और देखी कि जब जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म, मैंने देखी तो नहीं है, मैंने तुमको बताई है, ठीक है, आगे प्रूफ भी करके दिखा दूंगी कि जब जब कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन होता है तब तब आपकी रिएक्शन की जो KSP की वैल्यू होती है या जो सॉल्युबिलिटी की वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये पॉइंट मैंने लिखवाया था क्या कहीं ऊपर में? नहीं लिखवाया तो नहीं है यहाँ पे, नहीं लिखवाया ये देखो ये रहा पॉइंट। तो ये पॉइंट याद रखने, ये दोनों ही पॉइंट आपको क्या करने, याद रखने, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मैं इस पॉइंट को जस्टिफाई कर रही हूँ। ठीक है, इस पॉइंट का मैं जस्टिफिकेशन लिख रही हूँ। तो मान लेते हैं इस पॉइंट को मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, इस पॉइंट को मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। तो अब हम लोग बातचीत करने वाले हैं पॉइंट नंबर 4 में। ठीक है, हम पॉइंट नंबर 4 में बातचीत करने वाले हैं जस्टिफिकेशन, ठीक है, ऑफ पॉइंट 1, उस पॉइंट 1 का जस्टिफिकेशन। अब देखो इसके जस्टिफिकेशन को समझते हैं ध्यान से। अब क्या है इसका जस्टिफिकेशन, पहले तो वो जान लो। आपके पास 2 स्टेप में ये काम हो रहा है। मैं अभी फिजिकल स्टेट्स नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्ट मैं इक्वेशन लिख देती हूँ। फिर उसके बाद जो Ag पॉजिटिव है वो आपके किसी ना किसी सॉल्वेंट के साथ कंबाइन होता है और कोई ना कोई वहाँ पे क्या क्रिएट कर लेता है, कॉम्प्लेक्स तैयार कर लेता है, बराबर। अच्छा ठीक है, अब होता कैसा है कि जो ये कॉम्प्लेक्स वो तैयार कर रहा है, AgCl ने तुरंत Ag पॉजिटिव प्रोड्यूस किया, सॉल्ट है भाई, डिसोशिएट तो होगा ही होगा। एज सून एज वहां से Ag पॉजिटिव क्रिएट होता है, तुरंत वो Ag पॉजिटिव आ जाता है नीचे। ठीक है, एज सून एज ऊपर वाली स्टेप में से Ag पॉजिटिव क्रिएट होता है, तुरंत नीचे वाली स्टेप में Ag पॉजिटिव आ जाता है और वही Ag पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स क्रिएट करता है। क्या ये बात दिमाग में जा रही है? हाँ, दिमाग में जा रही है। तो अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि ऊपर वाली स्टेप का Ag पॉजिटिव नीचे वाली स्टेप में आया और नीचे वाली स्टेप में आने के बाद कॉम्प्लेक्स बना लिया, ठीक है, मतलब इसमें मैं पॉइंट्स क्या लिख सकती हूँ, इसमें पॉइंट्स क्या लिख सकती हूँ कि Ag प्लस, ठीक है, ऑफ फर्स्ट स्टेप, ठीक है, इज यूटिलाइज्ड, इसको हमने क्या कर दिया, यूटिलाइज कर दिया फॉर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, बराबर। क्योंकि देखो जो सेकेंड स्टेप में आपको Ag पॉजिटिव दिख रहा है वो Ag पॉजिटिव कहीं और से पैदा नहीं हुआ है, बल्कि वो ऊपर की स्टेप वाला ही Ag पॉजिटिव है, समझ रहे हो, वो कहीं और से पैदा नहीं हुआ है, ऊपर की स्टेप वाला ही Ag पॉजिटिव नीचे है। तो इनडायरेक्टली कैन आई से दैट कि Ag पॉजिटिव धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब अकॉर्डिंग टू ली चार्टिलियस प्रिंसिपल, अब उम्मीद करते हैं आपको ये LCP ली चार्टिलियस प्रिंसिपल याद हो। अकॉर्डिंग टू ली चार्टिलियस प्रिंसिपल जब जब Ag पॉजिटिव क्या है, अच्छा पहले इस पर भी बात कर लो, Ag पॉजिटिव उस रिएक्शन का क्या है, प्रोडक्ट है। थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डालो, जब जब हम रिएक्शन से प्रोडक्ट की क्वांटिटी को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, तो प्रोडक्ट डिक्रीज करने से जो रिएक्शन है बताओ कौन से डायरेक्शन में शिफ्ट होती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होती है। और फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होने का मीनिंग क्या होता है, ऊपर में देखो फॉरवर्ड डायरेक्शन, स्टेप नंबर 1 को देखो,
स्टेप नंबर 1 में फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होने का मतलब क्या है कि सॉल्ट आपका ब्रेक हो रहा है। फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब होता है आयंस क्रिएट करना, ठीक है, या आयंस क्रिएट करना ये होता है स्टेप नंबर 1 का मतलब, आयंस क्रिएट करना, ठीक है। स्टेप नंबर 1 का मतलब होता है आयंस क्रिएट करना। तो इसका मतलब आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड जाना चाह रही है, इसका मतलब रिएक्शन आयंस क्रिएट करना चाह रही है। और अगर रिएक्शन आयंस क्रिएट करना चाह रही है, इसका मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा टूटेगा, ठीक है। वो क्या होगा, ज़्यादा टूटेगा, टूटेगा, ठीक कर लेना यार हिंदी, ज़्यादा टूटेगा। और अगर कोई चीज़ ज़्यादा टूटेगी तो ऑब्वियस है कि उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ऑब्वियस है कि उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, और सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हुई है, इसका मतलब सीधा सीधा है कि वहाँ पे जो KSP थी वो भी इंक्रीज हो गए। सो इस तरीके से मैं ये कह सकती हूँ कि जब जब आपका कोई भी सॉल्ट क्या करता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करने की वजह से क्या हो जाता है, बोलो, वहाँ पे उसकी सॉल्युबिलिटी में आपको क्या देखने को मिलता है, एक इंक्रीज देखने को मिलता है। उसके KSP की वैल्यू में क्या होता है, एक इंक्रीज देखने को मिलता है। क्या ये बात दिमाग में जा रही है, उसके KSP की वैल्यू में एक इंक्रीज देखने को मिलता है, ठीक है। ये हमने जस्टिफाई कर लिया। दिस वॉज अवर नोट्स नंबर 4। अब नोट्स नंबर 5 में आते हैं। नोट्स नंबर 5 एक और टर्म है। देखो टर्म ये है, आप लोगों को दिया रहता है के डिसोशिएशन। अभी तुम बोलोगे यार कितने प्रकार के के पढ़ेंगे, ठीक है, बस थोड़े से 1-2 प्रकार के के और पढ़ने वाले हो, उसके बाद फिर के की बोलती बंद। के डिसोशिएशन, या फिर आप लोगों को ये टॉपिक ऐसा दिया रहता है के इंस्टेबिलिटी। तो पहले तो समझ लेते हैं कि आखिर के डिसोशिएशन या के इंस्टेबिलिटी है क्या। तो ध्यान से सुनो मेरी बकबक। आपके पास एक स्टेप है, ठीक है, स्टेप नंबर 2 है। अब तक तो तुम्हें समझ जाना चाहिए मैं स्टेप नंबर 2 अगर बोल रही हूँ तो मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैं इसकी बात कर रही हूँ। Ag पॉजिटिव एक्वस प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका NH3, लेट्स से 2 टाइम्स ऑफ NH3, इक्विलिब्रियम मेंटेन किया है। Ag आपका NH3 यहाँ पे 2 और यहाँ पे पॉजिटिव, और ये एक्वस। अगर मैं तुमसे कहूँगी कि इसके लिए कौन सा वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तुम मुझे कहोगे इसके लिए मैडम कोई और नहीं बल्कि KF डिफाइंड है। मैं कहूँगी लिखो KF। तुम बोलोगे होगा कोई ना कोई KF का एक्सप्रेशन, आपको लिखना नहीं आता क्या, ऊपर लिखा था ना, खत्म। KF तो दुनिया में हर तरीके से सेम ही लिखा जाता है। मैंने ओके, तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए हम लोग किस चीज़ को डिफाइन करते हैं, KF इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए डिफाइन किया जाता है। अच्छा, अब होगा क्या, आपने रिएक्शन को रिवर्स कर दिया। अब रिवर्स कर दो रिएक्शन को, क्या कर दो, रिवर्स कर दो, ऑन रिवर्सिंग द रिएक्शन। अब तुम मुझे बताओ, अगर तुमने इस रिएक्शन को रिवर्स कर दिया तो होगा क्या, आपके पास जो रिएक्टेंट था वो आपके प्रोडक्ट साइड में चला जाएगा, और जो प्रोडक्ट था वो आप लोगों के कहाँ पे आ जाएगा, रिएक्टेंट साइड में आ जाएगा। बराबर, इतने में तो किसी को कोई गड़बड़ी नहीं है ना, पेट तो नहीं दुख रहा किसी का, ठीक है। Ag पॉजिटिव प्लस 2 टाइम्स ऑफ NH3। और केमिकल इक्विलिब्रियम के हमने बेसिक्स में पढ़ा था कि जब जब इस तरीके से रिएक्शंस को रिवर्स किया जाता है तब तब उनका जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो पुराने वाले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रेसिप्रोकल होता है, और इसी नए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम के इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट भी कहते हैं, या फिर इसे के डिसोशिएशन कांस्टेंट भी कहते हैं। यानी कि बेसिकली अगर किसी ने तुमसे पूछा कि इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या है, तो तुम सीधा बोलोगे भाई, ठीक है, इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट और कोई नहीं बल्कि स्टेबिलिटी कांस्टेंट का वो क्या है, रेसिप्रोकल है। बराबर, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या है आप लोगों का, रेसिप्रोकल है किस चीज का, के फॉर्मेशन का। तो स्टेबिलिटी वाले के 2 नाम, एक KF और एक स्टेबिलिटी, और इंस्टेबिलिटी वाले के भी 2 नाम, के इंस्टेबिलिटी और के डिसोशिएशन। बराबर, तो यहाँ तक हमने कितने नोट डिस्कस कर लिए, 5 नोट्स हमने डिस्कस कर लिए। जो जो जानकारियाँ मुझको तुमको देनी थी ना, मैंने सारी जानकारी तुम्हें दे दी। थोड़ा सा प्रैक्टिस सेशन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है आपके पास Fe2+, और ये रिएक्ट कर रहा है साइनाइड के साथ, 6 टाइम्स ऑफ Cn नेगेटिव, इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ है और बन चुका है आपके पास FeCN6 और यहाँ पे 4 नेगेटिव। अब आप मुझको ये बताइए कि अगर कोई तुमसे पूछेगा कि यहाँ पे KF क्या है, तो KF लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे लिखोगे बताओ KF, जैसे आज तक के लिखते आ रहे हो, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, बात खत्म। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्टिव मास, या फिर कह सकते हो कंसंट्रेशन। किस चीज़ की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की, और उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे किस चीज़ के साथ, आप लोगों के रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के साथ, ठीक है। जैसे आज तक तुम के लिखते आ रहे हो बस वैसे ही लिखना है,
अभी इसके बारे में मैं और नोट्स बताऊंगी, बट फिलहाल वो और नोट्स में नहीं घुस रही हूँ। फिलहाल ये एक एक्सप्रेशन लिख कर हम लोग फिर नोट्स नंबर 6 में मूव करेंगे। ठीक है, तो बताओ ये क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा आप लोगों का कुछ इस प्रकार से, ये हो जाएगा आप लोगों का कुछ इस प्रकार से, बराबर। अच्छा, अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे Fe2 पॉजिटिव और यहाँ पे आ जाएगा Cn नेगेटिव और इसकी पावर में 6, बराबर। तो ताकि तुमको लिखते आना चाहिए, तुम्हें क्या आना चाहिए, लिखते आना चाहिए किसी भी चीज का इस तरीके से एक्सप्रेशन। बट बात अब ये है कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो ऑब्वियस है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ अप्रोक्सीमेशंस यहाँ पर लेने पड़ते हैं, बराबर। तो पहले मैं तो एक नोट लिखवाती हूँ आपके 6वें नंबर का, फिर उसके बाद हम आगे और अप्रोक्सीमेशंस में मूव करते हैं। कई बार क्या, हमेशा कॉम्प्लेक्स आयन इक्विलिब्रिया टोटल 2 स्टेप्स में होती है। पहले स्टेप्स के लिए KSP डिफाइन होता है और दूसरे वाले स्टेप के लिए KF डिफाइन होता है। तो पहले वाले स्टेप का जो KSP है, मान लो अगर आपने उसको कंपेयर किया दूसरे वाले स्टेप के KF से, और अगर आप ये देखते हो कि KSP वर्सेस KF में अगर KF की जो वैल्यू है वो बड़ी आ रही है किस चीज़ से, आपके KSP से, तो आपके लिए कुछ अप्रोक्सीमेशंस अलाउड होते हैं। ठीक है, आप कुछ काम कर सकते हो, जैसे कि अगर तुम क्लास में बहुत अच्छी रैंक ला रहे हो, स्टूडेंट एक अच्छे हो पढ़ने में, तो तुम्हारे लिए तुम्हारे पेरेंट्स कुछ चीज़ें अलाउ करते हैं वर्सेस उन बच्चों के जो कुछ काम नहीं करते क्लास में और कुछ मतलब मार्क्स अच्छे नहीं आते, ग्रेड्स अच्छे नहीं आते। अब क्या करें, एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है। तो कुछ चीज़ें आपको अलाउ होती हैं और बेचारे जो लोग मार्क्स नहीं ला पाते उन लोगों को अलाउ नहीं होती हैं। तो इस हिसाब से अगर मान लेते हैं आप लोगों का जो KF है, अगर ये KF की वैल्यू KSP वाली वैल्यू से अगर मान लेते हैं ग्रेटर होती है, तो ऐसे में आपकी जो रिएक्शन, इसका मतलब क्या होता है, दैन इट मीन्स दैट, ठीक है, इस भाषा का ये मतलब है, दैन इट मीन्स दैट रिएक्शन इज टेंडिंग टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। ठीक है, KF की वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब क्या होगा, रिएक्शन, देखो KF क्या होता है, प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट के एक्टिव मासेस। तो अगर KF ज़्यादा है मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा है यानी कि कॉम्प्लेक्स ज़्यादा है। ठीक है, इट मीन्स दैट रिएक्शन इज टेंडिंग टूवर्ड्स विच डायरेक्शन, टूवर्ड्स कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। यानी कि KF अगर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा KF की वैल्यू किस चीज़ को दर्शाएगी, ज़्यादा KF की वैल्यू, हाई KF की वैल्यू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की प्रोसेस को दर्शाती है। अच्छा, और अगर ऐसा होता है देन हम लोगों को कुछ अप्रोक्सीमेशंस लेना अलाउड है। अगर ऐसा होता है तो हम लोगों को कुछ अप्रोक्सीमेशंस लेना अलाउड है। व्हाट आर दोज अप्रोक्सीमेशंस, उन अप्रोक्सीमेशंस को सीखने के लिए पहले हम लोगों को अगेन वही आपकी 2 स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 इनकी रिएक्शंस लिख लेनी पड़ेगी। अब जैसे AgCl है, ठीक है, मान लेते हैं आपके पास AgCl है जो कि सॉलिड स्टेट में है, ये डिसोशिएट हुआ, ये इसके अंदर से Ag पॉजिटिव एक्वस बना और प्लस इसके अंदर से Cl नेगेटिव एक्वस बना, राइट। ओके, अब होगा क्या कि इस रिएक्शन के लिए जो चीज़ डिफाइंड है वो कौन है, KSP डिफाइंड है। अब ऊपर वाली स्टेप से जो आप लोगों का क्या होता है, क्रिएट होता है Ag पॉजिटिव, वही Ag पॉजिटिव आप लोगों की नीचे वाली स्टेप में किसी ना किसी प्रकार के सॉल्वेंट से वो कंबाइन हो जाएगा। लेट अस इमेजिन अमोनिया के साथ हो गया है और उसके साथ कंबाइन होकर उसने इस प्रकार का कोई एक कॉम्प्लेक्स तैयार कर लिया है। ठीक है, इस प्रकार का कोई एक कॉम्प्लेक्स तैयार कर लिया। अब मैं अगर तुमसे कहती हूँ कि चीज़ों को लिखकर मुझको दिखाओ, तो तुम क्या कहोगे कि मैडम देखिए, मान लेते हैं कि आपका जो सॉल्ट है उसकी सॉल्युबिलिटी थी S, अच्छा, उससे पैदा होने वाले Ag पॉजिटिव की सॉल्युबिलिटी S, उससे पैदा होने वाले Cl नेगेटिव की सॉल्युबिलिटी S। अब जैसे कि तुम्हें पता है कि ऊपर वाली स्टेप में से जो Ag पॉजिटिव क्रिएट होता है वही वाला सेम Ag पॉजिटिव यार नीचे की स्टेप में आता है, क्योंकि Ag पॉजिटिव का कोई दूसरा सोर्स नहीं है। हाँ, तो ये वही वाला Ag पॉजिटिव आएगा। तो यानी कि अगर मैं तुमसे, अच्छा एक काम करो, रुको, मैं इस चीज़ को थोड़ा इलेबरेट करके बता देती हूँ, क्योंकि कई लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं बाद में। मैं नहीं चाहती कि कोई एक इंसान कंफ्यूज हुआ पड़ा रहे। ठीक है, एक इंसान को क्लियर रहनी चाहिए बातचीत कि वो कर क्या रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर जितना ज़्यादा इस कंसेप्ट में आप क्लियर रहोगे, न्यूमेरिकल बनाने में उतनी आसानी होगी, अदरवाइज डिफिकल्टी होगी। चलो इसको मिटा देते हैं। मान लेते हैं रिएक्शन आपकी T=0 पर है, तो T=0 पे तो ये सिचुएशन है, इसके कोई एक्सप्लेनेशन की आपको नीड नहीं है, बराबर। हाँ, तो हम एक काम करते हैं ना, हम ये मान कर चल रहे हैं
कि t इक्वल टू 0 पे हम बात ही नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं सीधा इक्विलिब्रियम पर। ठीक है, हम सीधा बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम पे कि इक्विलिब्रियम पे ये जो AgCl है भाई ये S है, मतलब अगर ये S होता तो S माइनस एक्स होता, फिर मैंने S माइनस एक्स को S डैश एज्यूम कर लिया, यही वो काम मैं कर रही हूँ। ठीक है, इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है अभी इक्विलिब्रियम पे कितनी है S, डायरेक्ट मैंने मान के लिया। इनिशियल सॉल्युबिलिटी कितनी थी इक्विलिब्रियम आने से पहले, उस पर तो बात ही नहीं हो रहा, कचड़ा है वो सब, तो ये भी S होगा। ठीक है, ये वाली सॉल्युबिलिटी भी S होगी, ये भी S होगा। अब उसके बाद जो ऊपर वाली स्टेप का S है जो कि इक्विलिब्रियम पे था Ag पॉजिटिव, अब वही Ag पॉजिटिव का S यहाँ पे एट T इक्वल टू 0 पे मौजूद होगा उस वक्त। अच्छा, अमोनिया की कंसंट्रेशन 0 तो हो नहीं सकती, क्योंकि अगर सोल्यूशन में अमोनिया ही नहीं रहेगा इनिशियली तो फिर आप तुम बताओ कॉम्प्लेक्स कैसे बनाएगा। इनिशियल कंडीशन ये है। अब जब हुआ क्या, इक्विलिब्रियम आया, तो तुम तो जानते हो कि Ag पॉजिटिव लेस क्वांटिटी में है। क्यों लेस क्वांटिटी में है, वो लिमिटिंग रिएजेंट है। क्यों वो लिमिटिंग रिएजेंट है, अरे भाई स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट ने पैदा किया है उसको, स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट की ज्यादा औकात नहीं है इस तरीके से आयंस क्रिएट करने की। और जो हम लोग ये ले रहे हैं ना, क्या नाम है आपका, सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट हम एक्सेस क्वांटिटी में लेते हैं, इसीलिए हम लोगों का जो Ag पॉजिटिव है ये लिमिटिंग रिएजेंट है। यानी कि ये लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कौन कितने अमाउंट में कितना बनेगा। तो मान लेते हैं इस Ag पॉजिटिव का S माइनस एक्स हो गया, तो ऑब्वियसली कि अमोनिया जो है उसकी कंसंट्रेशन C में से 2x माइनस होगा, और ऑब्वियस है कि जो इक्विलिब्रियम पे जो राइट साइड में कॉम्प्लेक्स दिख रहा है वो x टाइम्स प्रोड्यूस होगा। इस रिएक्शन को लिखने में तो कोई तकलीफ नहीं आई कि मैंने कैसे लिखा है, बराबर। लेकिन अगर हम ऐसा मान कर चलें, अगर हम मान कर चलें कि आपके KF की वैल्यू ज़्यादा आती है एज कंपेयर टू विच वैल्यू, KSP वैल्यू, तो ऐसे केस में बताओ क्या करेंगे। इस केस में हम लोग हमारी लाइफ का अभी सबसे बड़ा अजम्पशन लेंगे, और वो सबसे बड़ा अजम्पशन हमारा ये रहेगा कि कंसीडर कर लो S माइनस एक्स को आप क्या कंसीडर कर सकते हो, अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू को आप क्या, अप्रोक्सीमेटली 0। ये अजम्पशन नंबर 1, ये अजम्पशन नंबर 1। क्यों, रीजन, इसको जस्टिफाई कैसे करोगे, तो देखो इसका जस्टिफिकेशन में प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, देखो रीजन इसका ये है कुछ इस प्रकार से, आपके KF की वैल्यू, ठीक है, बहुत ज्यादा हाई है। जो आपका KF है उस KF की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है। हाई KF की जो वैल्यू है वो इस बात को इंडिकेट करती है कि कॉम्प्लेक्स की बनने की जो इच्छा है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होना, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रहा है वो भी बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है। अगर कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है इसका मतलब प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बन रहा है, और अगर प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बन रहा है तो इसका मतलब रिएक्टेंट बहुत 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 कम है। तो इसीलिए हम उसको अप्रोक्सीमेटली कितना मानते हैं, 0 मानते हैं। ठीक है, अगर KF की वैल्यू बहुत हाई है तो अब KF की वैल्यू हाई है, कितनी हाई है इसको डिसाइड करने वाला कोई देखो मार्जिन नहीं है कि देखो इस मार्जिन के बियॉन्ड गए तो हाई, इस मार्जिन के बियॉन्ड आए तो लो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अच्छा उसके अलावा अब एक और अजम्पशन यहाँ पे किया जाता है। हम ये अजम्पशन करते हैं कि इस पूरी रिएक्शन में जहां जहां आपको x दिख रहा है उस सारी जगहों को आप अप्रोक्सीमेटली क्या मान लो, s मान लो। जहां जहां आपको x दिख रहा है उन सारी जगहों को आप क्या मान लो, s मान लो। ठीक है, s माइनस एक्स को 0 कर लो, और जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां s ले लो। जैसे आप इसको x ले सकते हो, इस पर्टिकुलर पोजीशन को s ले सकते हो, इस पर्टिकुलर पोजीशन को s ले सकते हो, ये इस तरीके से। ये 2 अजम्पशंस आपको करके चलने ही पड़ते हैं, करके चलने ही पड़ते हैं। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत, पक्का? ठीक है, अब आगे की कहानी सुनाइए मैडम। चलिए सुनते हैं आगे की कहानी। आगे की कहानी इसके बाद थोड़ी सी समझ लेंगे। हमने अभी अभी ऊपर डिराइव किया है, व्हाट वी डिराइव्ड, हमने ऊपर डिराइव किया है कि KSP मल्टीप्लाई बाय KF इज नथिंग बट K इक्विलिब्रियम, बराबर है। K इक्विलिब्रियम किसका, वो ओवरऑल रिएक्शन का। कौन सी ओवरऑल रिएक्शन भाई, जो हम लोगों को एडिशन करने के बाद मिलती है, जो हम लोगों को एडिशन करने के बाद मिलती है, बराबर वही वाली ओवरऑल रिएक्शन। है तुम भी एग्री करोगे, हाँ मैडम वही वाली ओवरऑल रिएक्शन। तो अब देखो उस ओवरऑल रिएक्शन के साथ में क्या करूं, उस ओवरऑल रिएक्शन के साथ में क्या करूं, वो ओवरऑल रिएक्शन के साथ में क्या करूं। तो वो जो ओवरऑल रिएक्शन है, उस ओवरऑल रिएक्शन का कोई यूज है, बिल्कुल एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। मान लेते हैं फॉर अबोव क्वेश्चन, ये जो ऊपर मेरे पास क्वेश्चन दिया गया है,
इस ऊपर वाले क्वेश्चन के लिए मेरे पास जो ओवरऑल रिएक्शन है वो ओवरऑल रिएक्शन मान कर चलो कि वो ओवरऑल रिएक्शन क्या है आप लोगों की ये है, ठीक है, AgCl, ठीक है, सॉलिड, प्लस फिर कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, कट गया तो 2 टाइम्स ऑफ अमोनिया, बैलेंस है एक्वस, और फिर इक्विलिब्रियम में वो कॉम्प्लेक्स रहेगा, ऑब्वियस है, और कॉम्प्लेक्स के साथ साथ Cl नेगेटिव, हाँ Cl नेगेटिव, बराबर है, समझ में आ रही है मेरी बात, ओके डन। तो अब तो मुझे बताओ यहाँ से K इक्विलिब्रियम, यहाँ से आप लोगों का जो K इक्विलिब्रियम है, ये K इक्विलिब्रियम क्या होगा इस पर्टिकुलर स्टेप को देखो। अरे यार इस पर 2 मिनट, हाँ ये ना एक तो बटन दब जाते हैं मेरे से तो आधे ज़्यादा टाइम। अब देखो ये वाली स्टेप है, इस वाली स्टेप से अगर कोई मुझसे पूछेगा कि K इक्विलिब्रियम लिखो, तो K इक्विलिब्रियम क्या नहीं लिख सकते हो, ओवरऑल रिएक्शन को देख के लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते हो। अब एक काम करते हैं, हम ना वैल्यूज पुट कर लेते हैं, अच्छा क्या वैल्यूज पुट करते हैं, देखो K इक्विलिब्रियम अगर किसी ने तुम्हें लिखने को कहा तो K इक्विलिब्रियम को कैसे लिखोगे, जो भी कॉम्प्लेक्स है उसकी वैल्यू, बाजू में Cl नेगेटिव की वैल्यू, अपॉन में NH3 की वैल्यू और उसका स्क्वायर, बराबर, ठीक है, बस खत्म। अब यहाँ पे फिलहाल फॉर दिस क्वेश्चन आपके पास कॉम्प्लेक्स की जो भी वैल्यू होगी, यहाँ ऊपर देखो कितनी वैल्यू है फॉर अबोव क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स की कितनी वैल्यू है चेक करो, कॉम्प्लेक्स की वैल्यू है x, और मैंने क्या कहा था x को हम क्या अज्यूम कर लेंगे s, तो ऊपर में आ जाएगा s। Cl नेगेटिव की कितनी वैल्यू है यार, Cl नेगेटिव की वैल्यू तो पहले से ही s थी, उसमें तो कोई वरी नॉट वाला ही सिचुएशन है, तो ये s स्क्वायर हो गया, अपॉन में अमोनिया की कंसंट्रेशन, अमोनिया कितना था C-2x, और x को हम लोग क्या रख रहे हैं s, तो ये आएगा C-2s का होल स्क्वायर। तो यानी कि यहाँ से मेरे पास क्या निकल कर आ गया, यहाँ से मेरे पास KSP मल्टीप्लाई बाय KF, ये इतना आया। यानी कि आपको ओवरऑल रिएक्शन के बाद वो जो उस ओवरऑल रिएक्शन से इस तरीके से वैल्यू पुट करते आनी चाहिए। अगर ये वैल्यू पुट करते आती है तो बहुत ही आसान है तुम्हारे लिए लाइफ। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। जो मुझे बताना था, जितना मुझे बताना था वो मैं ऑलरेडी केमिकल कॉम्प्लेक्स इक्विलिब्रियम के बारे में बता चुकी हूँ। टोटल हमने कितने नोट्स इंक्लूड कर लिए, 6। अगर कोई और भी नोट्स होंगे तो वो हम लोग यहाँ पे बाद में उसको रख लेंगे, बट फिलहाल अभी क्वेश्चन में मूव करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के पास क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको बोला गया है व्हाट इज़ द मोलर सोल्यूबिलिटी। मोलर सोल्यूबिलिटी आपको निकालनी है। किस बला की मोलर सोल्यूबिलिटी आपको निकालनी है, AgCl की निकालनी है। अच्छा, इस AgCl को आपने डिज़ोल्व किया है 1 मोलर के NH3 में एट 25 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर मेरे कोई काम का नहीं है। और यहाँ पे मेरे पास KSP की वैल्यू दी हुई है 1.7 × 10⁻⁻10। कैसे करेंगे देखो यार इस सवाल को। तो सबसे पहले ये AgCl है, इसको आप अमोनिया में डिज़ोल्व कर रहे हो। ये 2 वर्ड दिखते बराबर आपके दिमाग में, देखो तुम्हारे दिमाग में क्या दौड़ेगा, सॉल्युबिलिटी की बात हो रही है, तुम्हारे दिमाग में क्या दौड़ेगा तुम खुद सोचो। पहले दिन मैंने तुम्हें बेसिक सॉल्युबिलिटी सिखाई थी। बेसिक सॉल्युबिलिटी पानी में डिज़ोल्व होती है, यहाँ पानी नहीं है, भूल जाओ। सेकेंड दिन मैंने तुम्हें कॉमन आयन इफेक्ट सिखाया था। कॉमन आयन कहाँ से भाई, कौन सा कॉमन आयन, कहाँ का कॉमन आयन। AgCl और अमोनिया के बीच में तुम्हें कौन सा कॉमन आयन दिख रहा है, कोई कॉमन आयन नहीं है। चलो तीसरे दिन मैंने तुम्हें साइमल्टेनियस सिखाया था। यहाँ तो कोई साइमल्टेनियस मैडम तब बनता है जब कॉमन आयन होता है, जब कॉमन आयन इफेक्ट नहीं है तो साइमल्टेनियस तो और दूर तक नहीं है, चलो वो भी भूल जाओ। चौथे दिन प्रेसिपिटेशन सिखाया था। यहाँ तो प्रेसिपिटेशन का कोई केस ही नहीं है, PPT की बातचीत ही नहीं हो रही है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को फिल्टर आउट करते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। बराबर इस तरीके से फिल्टर आउट कर करके हमें आगे बढ़ना रहता है। तो अब मेरे पास फिर कौन सी सिचुएशन बच गई, मेरे पास एक यही सिचुएशन बच गई आप लोगों की, ठीक है, कि जिसमें आप लोगों के AgCl को हम किस में डिजोल्व कर रहे हैं, अमोनिया में डिजोल्व कर रहे हैं। अब AgCl यूजुअली जो आपके सॉल्वेंट्स होते हैं जैसे कि अमोनिया, HCl या फिर थायोसल्फेट, इनके साथ वो मिलता है, मिलने के बाद कॉम्प्लेक्स क्रिएट करता है। तो तुरंत दिमाग की जो बत्ती है वो जल जानी चाहिए कि अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो कौन से केस का पूछा जा रहा है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन वाले केस का मुझसे पूछा जा रहा है। तो अगर ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन वाले केस का है तो तुरंत तुम्हारे पास यहाँ पे 2 स्टेप्स क्या होनी चाहिए, रेडी होनी चाहिए। स्टेप नंबर 1 कि आपके पास जो भी AgCl है वो AgCl टूट कर Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनाएगा। और साथ ही साथ में स्टेप नंबर 2 जो Ag पॉजिटिव है
वो अमोनिया के साथ कंबाइन होगा और अमोनिया के साथ कंबाइन होके ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अब कॉम्प्लेक्स यहाँ पे मैं बता देती हूँ कौन सा है, AgNH3 यहाँ पे 2 और ये ब्रैकेट के ऊपर पॉजिटिव, बराबर। ये सिचुएशन हमको स्टेप 1 स्टेप 2 हमने लिख ली। अब इस स्टेप 1 स्टेप 2 का मैं करूँ क्या, मुझे इनकी वैल्यूज लिखनी है। कौन सी वैल्यूज, काय की वैल्यूज, ये जो मैंने ऊपर नहीं तुम्हें लिख के दिखाई थी कि मान लो कि सॉल्युबिलिटी S है, उसमें से X चला गया, फिर कंसंट्रेशन अमोनिया की C है, ये वाली वैल्यूज, ठीक है। तो क्या तुम्हें क्वेश्चन में AgCl की सॉल्युबिलिटी दी है क्या, नहीं, वही तो तुमको कैलकुलेट करनी है। तो AgCl की वैल्यू को तुम क्या पुट करोगे, AgCl की वैल्यू को भैया पुट कर लो तुम, कितना यहाँ पर S, तो ये भी होगा S, ये भी होगा S, बराबर, ओके। अब यही वाला S आपके इस स्टेप में भी आएगा, फिर इसमें से हम X माइनस करेंगे। अच्छा, NH3 की जो C, मतलब ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने NH3 की कंसंट्रेशन C मानी थी क्योंकि मुझे उस क्वेश्चन में कंसंट्रेशन दी नहीं थी, बट यहाँ वाले क्वेश्चन में मुझे कंसंट्रेशन दी हुई है, बराबर। कितनी दी हुई है पढ़ो, आपको साफ साफ लिखा हुआ है कि अमोनिया आपके पास कितना मोलर है, 1 मोलर है, ठीक है। आपको साफ साफ यहाँ पे क्वेश्चन में लिख कर दिया है अमोनिया कितने मोलर है, 1 मोलर है, ठीक है। तो अगर अमोनिया 1 मोलर है तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2x, और ये कितना आ जाएगा, ये तो आना है x, बराबर। कोई तकलीफ यहाँ तक नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब तुमको ऐसा अजम्पशन लेना ही है, ठीक है। अच्छा, आज एक और इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे खा गई हूँ तुमको देना, खा नहीं गई हूँ एक्चुअल में, मैंने कहाँ गई, हाँ खा गई हूँ। KF की वैल्यू नहीं दी, KF किस क्वेश्चन का है, 1.7 इंटू 10 की पावर 7। अब तुम खुद कंपेयर करो अपने KSP को और अपने KF को, साफ साफ दिख रहा है एक 10 की पावर -10 है और एक आपका 10 की पावर 7 है, तो KSP जो है आप लोगों का कई गुना छोटा है एज कम्पेयर टू KF। और जब जब ये सिचुएशन आती है तो हम लोग क्या करते हैं, S माइनस एक्स को क्या कर लेते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 0, एंड हम लोग जहाँ जहाँ हमें x दिखता है उसकी जगह हम लोग क्या यूज़ करते हैं, S। डू यू एग्री, यस। तो नाउ अब आपके पास सिचुएशन कैसी हो जाएगी, S, अच्छा यहाँ पे भी S माइनस एक्स होता, क्योंकि कैसे ना कैसे ये साइमल्टेनियस इक्विलिब्रिया तो स्टैब्लिश हो चुका है, ये देखो कॉमन आयन बन तो चुके हैं दोनों, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रिया का केस आ तो चुका है। तो ये S माइनस एक्स, बट तुम तो जानते हो इसको तो हम कितना अज्यूम कर लेंगे, 0, Cl नेगेटिव S, Ag पॉजिटिव 0, 2 टाइम्स ऑफ NH3 1 माइनस 2S, और यहाँ से ये कितना S, ये ऐसे, ये हमारा अजम्पशन था। ये एक स्टेप, ये दूसरी स्टेप, ये पहली स्टेप, ये स्टेप नंबर 1 के लिए, स्टेप नंबर 2 के लिए। अब क्या करूँ इस स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 का, अब आपको नाउ आपको लिखनी है ओवरऑल रिएक्शन। आपको क्या लिखनी है, ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन बताओ कैसे लिखते हैं, जो स्टेप नंबर 1 और जो स्टेप नंबर 2 को जब आप ऐड करोगे तो उनके एडिशन से जो रिएक्शन बनती है, तो मेरे को तो देखो याद है, मैं तो लिख देती हूँ भैया कि ये मेरे पास एडिशन से बनी हुई क्या है, रिएक्शन है। इक्विलिब्रियम, वो जो भी कॉम्प्लेक्स है वो कॉम्प्लेक्स, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, Cl नेगेटिव। अब इसकी ये ओवरऑल रिएक्शन लिखने के तुरंत बाद इसका K इक्विलिब्रियम भी तुम लिख लो, K इक्विलिब्रियम कितना होगा इसका। अच्छा रुको, ओवरऑल रिएक्शन लिखने के बाद पहले ना उसकी वैल्यूज पुट कर दो। क्या वैल्यूज, कौन सी वैल्यूज, ये वाली वैल्यूज। AgCl ऊपर वाली रिएक्शन को देख कर, AgCl तो सॉलिड है तो इसको नीड नॉट टू बी कंसीडर्ड, इसकी वैल्यू दी है, ठीक है, नहीं दी है वो सब टेंशन नहीं लेना। 2 टाइम्स ऑफ NH3, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ NH3 में बताओ ये चीज़ क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ NH3 में बताओ ये चीज़ कितनी हो जाएगी। अब भी ऊपर लिखे हो 2 टाइम्स ऑफ NH3 क्या है, 1 माइनस 2x, जिसको मैंने 1 माइनस 2s लिया है, तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस 2s। कॉम्प्लेक्स कितना है पढ़ो, कॉम्प्लेक्स x है जिसको हमने s लिया है, तो ये आएगा s, और Cl नेगेटिव तो पहले से s था। अब यहाँ पे तुम K इक्विलिब्रियम की वैल्यू लिखो, तो अब जब तुम यहाँ से K इक्विलिब्रियम की वैल्यू लिखोगे तो मुझे लगता है ये एक्सप्रेशन हो जाएगा S² अपॉन में 1 माइनस 2s का होल स्क्वायर, बराबर। और अभी हमने ऊपर के ही वीडियो लेसन में सीखा है कि K इक्विलिब्रियम इज नथिंग बट अ प्रोडक्ट ऑफ KSP मल्टीप्लाई बाय KF, तो मैं K इक्विलिब्रियम की जगह KSP मल्टीप्लाई बाय KF लिख सकती हूँ, और इस एक्सप्रेशन को मैं S अपॉन 1 माइनस 2s का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। KSP मुझे क्वेश्चन में दिया है 1.7 इंटू 10 की पावर -7, ठीक है, सॉरी -10 नॉट -7, और KF मेरे को दिया हुआ है 1.7 इंटू 10 की पावर 7, और यहाँ पे आपको S अपॉन में 1 माइनस 2s का होल स्क्वायर। अब देखो
क्या क्या उड़ गया, 1.7 1.7, ये तो हो गया तुम्हारा 17 का स्क्वायर, दैट इज 2.89, और ये हो जाएगा 10 की पावर में कितना, -3, इक्वल टू में, अच्छा यहाँ पे आएगा s अपॉन में 1 - 2s का होल स्क्वायर। अब कई लोगों को बहुत तीव्र इच्छा हो रही होगी, मैडम चलो क्वाड्रेटिक बनाते हैं। मत बनाओ गधे समान क्वाड्रेटिक, बिल्कुल मत बनाओ क्वाड्रेटिक, एकदम मत बनाओ क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक नहीं बनाएंगे तो क्या करेंगे, हम चालाकी दिखाएंगे। कैसे, इस एक्सप्रेशन को मैंने लिख दिया 28.9 इंटू 10 की पावर। अब तुम बताओ मुझे यहाँ पे 10 की पावर में क्या लिखूंगी, तो 10 की पावर -4 इक्वल टू में यही वाला एक्सप्रेशन ऑब्वियस है। अब देखो 28.9 है, तो क्या मैं इसको 29 लिख दूं और इसको मैं 10 की पावर -4 लिख देती हूँ, और ये आएगा वही तुम्हारा घिसा पिटा s स्क्वायर -1 - 2s का होल स्क्वायर। अब तुम ना स्क्वायर रूट ले लो, तो देखो 25 का स्क्वायर रूट तो पूरी दुनिया जानती है 5 होता है। अच्छा 29 का जो स्क्वायर रूट है वो ऑब्वियसली 5 पॉइंट समथिंग होगा। लॉन्ग डिवीजन मेथड अगर आती है तो एग्जैक्ट स्क्वायर रूट तुम निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे 5 × 5 = 25, तो कितना बचता, 4 बचता। 4 के बाद वहाँ पे क्या लेते हैं हम लोग, एक कैरी करके, मतलब वहाँ पे 0 लेते। फिर उस 0 को एडजस्ट करने के लिए 5 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि वो आपका 40 वाले फैक्टर को टच कर जाए, तो वो आ जाएगा आपका 5.3 के आसपास, ये मैंने ले लिया। और 10 की पावर ये कितना हो जाएगा, -2, स्क्वायर रूट लिया है, ये हो जाएगा s अपॉन में 1 - 2s। तो मुझे लगता है ये लीनियर इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक तो खत्म हो गई। कर लो इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व, कितना हो जाएगा बताओ, 5.3 को 1 से मल्टीप्लाई किया है, तो इससे बेटर इसको लिख दो 0.053 बराबर, माइनस में कितना आ जाएगा 2 इंटू दैट 0.053, तो 0.053 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज 0.106 s इक्वल टू s। तो यहाँ से 0.053 अपॉन में ये कितना आ जाएगा 1.106 इक्वल टू s। डू यू एग्री, यस करना ही पड़ेगा, और कोई चॉइस भी कहाँ है। हाँ अगर कहीं कैलकुलेशन एरर होती है तो उसको ढूंढोगे और करेक्ट कर लेना, मुझको बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। कोई यार ह्यूमन हूँ, मेरे से भी एरर हो सकती है। तो ये आएगा 0.047, मैंने डिवाइड करके देख लिया, तो ये मेरे पास सोल्यूबिलिटी है। और क्वेश्चन में पूछा भी क्या था मुझसे, सोल्यूबिलिटी ही पूछा था। कहाँ गया क्वेश्चन मेरा, ये। तो एक्चुअल में क्वेश्चन कठिन नहीं है, क्वेश्चन आसान होते हैं, ठीक है। बस आपको उसको सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, कि किस प्रकार के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली कोई एक तरीका नहीं होता है, जिस तरीके को आपने यूज़ किया उससे सारे सवाल बन गए, ठीक है। ऐसा कोई तरीका एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। उसमें आपको क्या करना पड़ता है, अपना जो छोटा सा ब्रेन है, वो छोटे से ब्रेन में बहुत सारी इंफॉर्मेशन फीड करके रखनी पड़ती है कि अगर ऐसा आया तो ऐसा, अगर वैसा आया तो तैसा। ये इस प्रकार से अगर आप जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन को फीड करके रखोगे उतना ज़्यादा आपका भला होगा। तुम सोचोगे कि कोई एक ऐसा चमत्कारी फॉर्मूला केमिस्ट्री में हाजिर कर दिया जाए जिस चमत्कारी फॉर्मूले से आपके सारे दुख दर्द गायब हो जाएं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। कतई नहीं हो सकता, मतलब कभी नहीं हो सकता। देखो एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें आपको मोलर सोल्यूबिलिटी नहीं निकालनी है, ठीक है। जिसमें आपको मोलर सोल्यूबिलिटी नहीं निकालनी है। इसमें क्वेश्चन को जब तुम पूरा पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में आपको क्या कैलकुलेट करने को कह रहा है। तो क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिख देते हैं, और चलो डन, ये क्वेश्चन हम लोगों का लिख के हो गया। अब कॉम्प्लेक्स है, दिख रहा है भाई कॉम्प्लेक्स का है, ZnOH4 2- वाला। और सॉल्ट कौन है, मतलब सॉल्ट कौन है, ये आपका सॉल्ट है, ठीक है। अच्छी बात है। देखो कई लोग डायरेक्ट स्टेप्स लिख लेते हैं, मतलब स्टेप 1 वो अपने दिमाग में इमेजिन करते हैं, स्टेप नंबर 2 अपने दिमाग में इमेजिन करते हैं, ओवरऑल लिख लेते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं लिख सकती, बट आई डू नॉट प्रेफर, और वो भी तब जब मुझे किसी और को सिखाना है, ठीक है। जब मुझे किसी को सिखाना है, अगर मुझे खुद के पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं
तो मैं ऑब्वियसली वो तकनीक का प्रयोग करूँगी, बट क्योंकि मुझे किसी और को सिखाना है तो मैं डेफिनेटली वाली तकनीक का इस्तेमाल मैं नहीं करती। इससे होता क्या है, मेरे को तो समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या खिचड़ी किया है, बट तुमको समझ में नहीं आएगा कि मैंने क्या किया है। ठीक है, तुम्हारा समझना बहुत ज़रूरी है ना, मेरा समझना थोड़ा ज़रूरी है। मेरे को अपना कोई टैलेंट दिखाना तो है नहीं कि देखो मैं डायरेक्ट कर सकती हूँ, क्या मिलेगा डायरेक्ट करके, तुम कर सकते हो ना, बस बात खत्म। वो ज़्यादा बेटर चीज़ है। तुम्हारा करना इंपॉर्टेंट है, मेरा करना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे को अगर कोई सवाल नहीं भी आता चलता है, मेरा टाइम गया, तुम्हारा टाइम है ना, वो तो तुम्हें बनना चाहिए। स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2 साथ ही साथ में लिख लो, जगह बच जाएगी कंजूसी की जैसे। क्या है आपके पास, सॉल्ट ZnOH, ये इस प्रकार से इसको तोड़ दो तो ये बन जाएगा Zn2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ OH नेगेटिव। फिर ये जो Zn2 है, ये महान Zn2 कंबाइन हो रहा है ऑब्वियसली आपके किसी ना किसी के साथ। क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है कि इसको किस में डिजोल्व किया जा रहा है, NaOH में। अब तुम्हें एक डाउट आएगा कि मैडम आपने तो बोला था एमोनिया में डिजोल्व करो। अरे भैया, मैंने बोला भले ही था, बट मेरी कोई मतलब मेरा घर की खेती थोड़ी ना कि वही 3 सॉल्वेंट्स हैं, वो कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है। तो आपने NaOH में डिजोल्व किया, राइट। तो अब NaOH के हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि आपने NaOH में डिजोल्व किया। NaOH में डिजोल्व करने के बाद आपके पास कॉम्प्लेक्स बना, ये कॉम्प्लेक्स बना। अब प्लीज़ थोड़े अपने सेंटिमेंट्स को कंट्रोल में रखना। मैडम, इस कॉम्प्लेक्स में तो सोडियम दिख ही नहीं रहा। भाई सोडियम है, इस कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मूला होता है ना एक्यूरेट, वो ये वाला होता है Na2, और फिर ये पीछे में तुम्हारा ये Zn Vn जो भी हो, ये इसका एक्यूरेट फॉर्मूला है। बट तुमको पेपर वाले ने वो एक्यूरेट फॉर्मूला नहीं बोला है, तो तुम जो उसने दिया है फॉर्मूला वही लिखोगे। प्लस यहाँ पे मैंने क्या, ये कैसा लिखवा रहा है यार, ये मैंने कुछ कर दिया लगता है। 2 मिनट, ठीक है, डन। तो अच्छा, ये ऐसे करते हैं, ठीक है। तो देखो, ये हो गया आप लोगों का। अब इसके बाद तुम्हें तो पता ही है क्या लिखना पड़ता है। हाँ बिल्कुल पता है, बताओ, लिखते जाओ। मैं बोलती जाती हूँ, देखो S, यहाँ पे S, अरे यार यहाँ पे ये S और यहाँ पे हो जाएगा 2। एक मिनट, मुझे समझ नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये वाली चीज़ हो जाएगी आपकी S। चलो अभी एडजस्ट कर लो, क्योंकि फालतू वक्त नहीं है मेरे पास इस चीज़ को ठीक करने का, और मेरे को पता है मेरे उसे बनने भी नहीं वाला है, तो मैं उसमें अपना सर भी नहीं फोड़ूंगी। ये पे C और यहाँ पे आपका S, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का X। अब तुम तो जानते ही हो कि इस यहाँ से ये माइनस होगा, ठीक है, यहाँ पे। अच्छा, अब बात आती है यहाँ पे बैलेंसिंग की। तो NaOH ऑब्वियसली मैंने जैसे तुम्हें यहाँ पे लिख के दिखाया कि यहाँ पे Na2 होगा। मुझे कैसे पता है Na2 होगा, क्योंकि 2 निगेटिव है ना, एक Na+1 होता है। तो अगर ये Na2 होगा मतलब ज़रूर यहाँ पे 2 टाइम्स है, ज़रूर यहाँ पे 2 टाइम्स है, और 2 टाइम्स है बराबर, यहाँ पे ये 2 टाइम्स है, इसीलिए मैंने बैलेंसिंग की। इतनी अक्ल तुम्हें भी लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये कितना दिया होगा, C-2x बराबर। अच्छा, उसके अलावा ये यहाँ पे S-x, डन, ओके। अब तुम तो जानते ही हो, पहले तो कंपेयर करो। KF 15 है 10 की पावर, और ये 10 की पावर -17। कोई पगला भी बता देगा कि KF बहुत ज़्यादा है, और क्योंकि KF ज़्यादा है तो तुम्हें तो पता है कि अप्रॉक्सीमेशंस हम लगाएंगे, और अगर अप्रॉक्सीमेशंस आपने लगाई तो ये हो जाएगा S, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2S, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा C-2S, और ये हो जाएगा S बराबर। लगा दी। अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें ओवरऑल एक्सप्रेशन लिखना है। तुम्हें क्या लिखना है इस पूरी क्वेश्चन का, ओवरऑल एक्सप्रेशन। तो ओवरऑल एक्सप्रेशन वैसे तो कई लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं, चलो अपन भी डायरेक्ट लिखने का ट्राई करते हैं। क्या होता है ओवरऑल एक्सप्रेशन की फाइनल इक्वेशन, क्या होती है, KSP इंटू में KF इक्वल टू कितना, K इक्विलिब्रियम। अब KSP इस क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया है, 4.5 10 की पावर -17, 4.5 इंटू 10 की पावर -17। KF कितना दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, कहाँ है KF, 2.8 इंटू में 10 की पावर 15, ठीक है, इक्वल टू K इक्विलिब्रियम। अब K इक्विलिब्रियम तुम्हें ओवरऑल एक्सप्रेशन से लिखना पड़ता है,
ठीक है, तो ओवरऑल एक्सप्रेशन ना लिख लेना बिना रिस्क लेते हुए। तो ओवरऑल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ZnOH होल ट्वाइस 2। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा प्लस वो 2 टाइम्स ऑफ आपका NaOH, इक्विलिब्रियम में है कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स के साथ रहेगा वहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ OH नेगेटिव, बराबर। तो इसके हिसाब से एक्सप्रेशन अगर मैं बनाने जाऊँ केमिकल क्या कहते हैं आपके के इक्विलिब्रियम का, तो देखो क्या है, कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स की वैल्यू कितनी है S, फिर क्या है 2 टाइम्स ऑफ OH नेगेटिव है, एक OH नेगेटिव की वैल्यू कितनी है 2S, और फिर उस 2S का भी स्क्वायर, बराबर, उस 2S का भी स्क्वायर अपॉन में जो NaOH आएगा NaOH का स्क्वायर, यानी कि कितना C-2S। अब क्वेश्चन में तुम्हें इसकी कंसंट्रेशन तो दी हुई होगी, अच्छा नहीं दी हुई है, बोल रहा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaOH मस्ट बी डिजॉल्व इन 1 लीटर H2O, मतलब वॉल्यूम दे दिया है NaOH का बट कंसंट्रेशन नहीं दी, चलो कोई बात नहीं, तो कंसंट्रेशन के टर्म्स में रख लेते हैं C-2S का होल स्क्वायर। ये आपको पूरा सिनेरियो टूटा फूटा मैंने क्या कर दिया, डिस्क्राइब कर दिया है, ठीक है, ये आपके हाथ में आ गया। अब इसके बाद इस पूरे एक्सप्रेशन को तुम सॉल्व कर लोगे, बराबर, इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लोगे, ठीक है, डन हो जाएगा। अब दिक्कत ये है कि इस एक्सप्रेशन में दो वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, हाँ ये बात तो है, यहाँ पे क्या हो गया, दो वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, ठीक है, क्या करें इस दो वेरिएबल का, सोचते हैं कुछ, पहले सॉल्व करके देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो मैं कैलसी निकाल लेती हूँ, 4.5 इंटू 2.8, तो 4.5 मल्टीप्लाई बाई 2.8 ये हो जाएगा 12.6, बराबर 12.6, और इंटू में कितना है 10 की पावर -17 और एक 15, तो ये हो जाएगा 10 की पावर में -2, ठीक है। अच्छा अब उसके अलावा ये हो जाना है आपका 4s³, अरे बाप रे, तो बहुत गंदगी में कन्वर्ट हो गया यार, क्यूब व्यूब कहाँ से हम लोग बेचारे सॉल्व करेंगे, हम छोटे छोटे प्राणी लोग, क्यूब व्यूब में तो नहीं जाना चाहिए था ये काम, हो माय गॉड, ये तो गंदगी हो गई, बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई है, बहुत ज़्यादा गंदगी, इतनी ज़्यादा गंदगी को हम लोग आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे, कुछ रास्ता ढूंढो इसका भाई। फिर इसकी इंफॉर्मेशन दी हुई होनी चाहिए कुछ तो, इस क्वेश्चन में कोई तो, एक मिनट, मैंने इंफॉर्मेशन पूरी नहीं लिखी है, 1 लीटर H2O, अरे लिखी है पढ़ी नहीं है, अंधे समान, ये देखो 0.1 मोल ऑफ ZnOH होल ट्वाइस 2, ये इंफॉर्मेशन हम खा गए, हमें कितना दिया है ZnOH होल ट्वाइस 2 कितना दिया हुआ है आपका 0.1 मोल दिया हुआ है, यही तो है हम लोगों का सबसे बड़ा जैकपॉट, यानी कि अगर अब मोल तो दे दिया है, तो अब मैं एक काम करती हूँ, इसके लिए मैं वॉल्यूम को ना 1 लीटर अज्यूम कर लेती हूँ, तो बताओ अगर मोल दिया है वॉल्यूम दिया है तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम, तो यानी कि ये जो सॉल्युबिलिटी की वैल्यू है भाई, यही सॉल्युबिलिटी की वैल्यू आपको कितनी दे दी है, 0.1 दे दी है, ये सॉल्युबिलिटी की वैल्यू कितनी दे दी है, 0.1 दे दी है, ठीक है, ये सॉल्युबिलिटी की वैल्यू कितनी है, 0.1 है, चलो बहुत ही अच्छी खुशखबरी। अच्छा और कुछ यहाँ पे गड़बड़ हुआ है क्या, एक और चीज़ देखो यहाँ पे गड़बड़ आई है मुझसे, ओवरऑल रिएक्शन मैंने एक्चुअल में गलत लिखी है, इसीलिए मैं कभी ओवरऑल रिएक्शन लिखना स्किप नहीं करती थी, पहली बार किया, पहली बार में अंडा दे दिया, चलो देख लेते हैं कहाँ गई, देखो अब यहाँ पे जो ये ओवरऑल एक्सप्रेशन है, इस ओवरऑल एक्सप्रेशन में हमें क्योंकि कॉम्प्लेक्स में सोडियम का जिक्र नहीं है, तो मैंने यहाँ गधे समान सोडियम लिख के रखा है, मुझे इसको सिर्फ लिखना चाहिए 2 टाइम्स ऑफ OH नेगेटिव, बराबर। अब अगर मैं ओवरऑल एक्सप्रेशन अब लिखने गई, तो जब मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड करूँगी तो ये और ये तो आपका गया, नो डाउट, वैसे ही ये और ये भी आपका गया, ठीक है, तो यानी कि ओवरऑल एक्सप्रेशन अब जो मेरे पास बचा, और बल्कि यहाँ पे 4 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 4 होगा, क्यों यहाँ पे 4 होने वाला है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में आपको यहाँ 4 लिखा है, 4 OH, तो 4 OH के लिए यहाँ 4 होना चाहिए, तो यहाँ पे अभी रिमेनिंग में 2 OH नेगेटिव बचे हैं, तो मेरे पास जो ओवरऑल रिएक्शन बनेगी वो बनेगी आप लोगों की कितनी, एक मिनट, ये एक्चुअल में ना कुछ गड़बड़ हो गई यार, मैंने क्या ऐसा बटन दबा दिया कि वो ब्रेक हो के दिखा रहा है वो लाइंस,
समझ ही नहीं आ रहा है वो। ठीक है, देख लेते हैं अभी। ठीक है, देखो तो ओवरऑल रिएक्शन क्या बन जाएगी आपके पास, यहाँ पर जिंक, ठीक है, OH यहाँ पे 2 + 2 टाइम्स ऑफ OH नेगेटिव, ये इक्विलिब्रियम में है कॉम्प्लेक्स के साथ, बराबर। अब मुझे बताओ, यहाँ से अगर कोई तुमसे पूछेगा कि KS इंटू KP कितना है, तो ये रहा KS इंटू KP, और ये जो मेरा एक्सप्रेशन है, ये जो मैंने गधे के समान जो एक्सप्रेशन लिख के रखा है, ये क्यूब जिसमें बन रहा है, देखो क्यूब बनता है ना इस सवाल में तो पहले ही सतर्क हो जाना, क्योंकि यूजुअली इस टाइप के सवाल में क्यूब बनने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत 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 क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो इसका मतलब न्यूमरेटर में मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स की वैल्यू कुछ नहीं है बल्कि S है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स की वैल्यू कुछ नहीं है मतलब S, तो यहाँ आ जाएगा S। फिर साथ ही साथ में यहाँ पर बोलो क्या हो जाएगा, अब आपके पास डिनोमिनेटर में ये, इसको तो हम लोग लेंगे नहीं, ये तो वैसे भी आप लोगों का क्या होगा, इग्नोर होगा, ये तो वैसे भी आप लोगों का इग्नोर होगा क्योंकि ये तो सॉल्ट है। सिर्फ इसको लिया जाएगा 2 टाइम्स ऑफ OH नेगेटिव को, तो 2 टाइम्स ऑफ OH नेगेटिव यानी कि इसको लिखेंगे हम लोग कंसंट्रेशन, कितना था वो, कितना था आप लोगों का, ओके, कंसंट्रेशन -2x था ना, तो वो कंसंट्रेशन -4x था, तो एक तो आपका कट गया, तो एक बचा आपके पास, तो कंसंट्रेशन -2 टाइम्स ऑफ S, बराबर। ये सिचुएशन बनी मेरे पास, तो यहाँ तो यार क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी ही पड़ जाएगी। और ये सॉल्युबिलिटी की वैल्यू वॉल्यूम 1 लीटर अज्यूम करके हमने कितनी ले ली है, 0.1 अपॉन में ये आ जाएगा C - 0.1, सॉरी 0.2, क्योंकि स्क्वायर वहाँ पे 2 था। अच्छा, अब इसके बाद अब क्या हो जाएगा, तो इसको लिख लेते हैं, C - 0.2 इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0.1 और इंटू में 10 की पावर 2 अपॉन में 12.6, ये आएगा कहानी। तो ये हो गया 10 की पावर कितना आपका 1, ठीक है, अपॉन में 12.6, तो यानी कि मुझे 10 को डिवाइड करना है 12.6 से, यानी कि मुझे 10 को डिवाइड करना है 126 से, तो ऑब्वियस है कि आंसर 0 पॉइंट में ही आएगा, तो 10 डिवाइडेड बाय 12.6, तो ये हो जाएगा 0.79। ठीक है, और ये वैल्यू आई है किसकी, आपकी C - 0.2 के होल स्क्वायर की। तो अब एक काम करो, टेकिंग स्क्वायर रूट ले लो दोनों तरफ, तो स्क्वायर रूट लेने से ना थोड़ा बहुत फायदा हो जाना है तुम्हारा। कैसे, देखो क्या कर सकते हैं अपन, इसको 0.79 को मैं 0.8 लिख लेती हूँ, 0.8 को मैं 8 × 10 की पावर -1 लिख लेती हूँ। जब मैं स्क्वायर रूट लूंगी तो लेफ्ट साइड में C - 0.2 हो जाएगा, यही तो हम चाहते थे कि ऊपर से होल स्क्वायर हट जाए ताकि मुझे 2ab वाला मतलब एक्सपेंशन ना करना पड़े आइडेंटिटी लगाकर। ये इसका हो जाएगा 2√2, एग्री करते हो। अच्छा, 10 की पावर -1, मैंने इसी पर्टिकुलर चैप्टर में तुम्हें कम से कम 3 से 4 बार ये चीज़ बता चुकी हूँ कि 10 की पावर -1 एक ऐसी वैल्यू है जिसको रट लो, उसका अंडर रूट रट लो, काफ़ी जगह तुम्हें काम आएगा। तो ये होता है 0.316। अब यहाँ से 2√2, तो 2 × 1.414, अब √2 की वैल्यू तो 10th के ट्रिग्नोमेट्री से ही तुम लोगों को याद है, उसे मेरे बताने की तो कोई नीड ही नहीं है। तो 2.828 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, और इस वाले मल्टीप्लिकेशन का आंसर जो भी है उसको मल्टीप्लाई करते हैं अपने 10 की पावर -1 के स्क्वायर रूट से, यानी कि 0.316, तो ये हो जाएगा 0.89। मैंने आगे के डिजिट्स इग्नोर कर दिए, प्लस यहाँ पे आएगा 0.2। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई, इनका एडिशन कर लो, तो ये आ जाएगा 1.09 के आसपास कंसंट्रेशन की वैल्यू, यानी कि जो NaOH है आपकी, उस NaOH की कंसंट्रेशन इतनी मोलर होगी। बट क्वेश्चन में मोल्स पूछे ना कि कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन इज नथिंग बट मोल्स। ठीक है, कंसंट्रेशन इज नथिंग बट दी मोल्स डिवाइडेड बाय कितना, वॉल्यूम। अब कंसंट्रेशन 1 पॉइंट कितनी है आप लोगों की, बताओ कंसंट्रेशन कितनी है, 1.09 मोल्स आपको ढूंढने के, और वॉल्यूम तो वहाँ पे साफ साफ बोल के रखा था कि कितने लीटर में डिसॉल्व करना है, 1। अच्छा, अब ये मत सोचना कि मैडम वहाँ पे सोचिए ना आपके पास पहले से 1 लीटर आपने अज्यूम किया था और ये भी 1 लीटर हो गया, नहीं, वो सब नहीं। वो इसीलिए क्योंकि NaOH जो रहता है आपका वो सॉलिड है, ऑब्वियसली जो नीचे का ZnOH होल ट्वाइस 2 है वो 1 लीटर रहा होगा, उसके अंदर इसको डिसॉल्व किया गया। तो अगर वहाँ पे 1 लीटर नहीं लिखा रहता तो मैं वॉल्यूम को 1 नहीं लिखती फिर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1।
तो यानी कि मेरे पास कितने मोल्स डिजोल्व करने होंगे 1.09। अगर मास पूछता तो 40 NaOH का मॉलिक्यूलर मास होता है, उसको उससे मल्टीप्लाई कर देते तो मोल्स आ जाते। बस खत्म। कितना अच्छा लग रहा है इस टाइप के क्वेश्चंस। कोई कठिन है क्या? कुछ भी कठिन नहीं है, एकदम इजी इजी क्वेश्चंस है। बस तुम्हें थोड़ी सी ना स्टेप्स याद होनी चाहिए। और 2-3 सवाल करते हैं। यार ये ब्रेक हो रहा है ना, ये अच्छा नहीं लग रहा है। देखो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि डिटरमाइन, 2 मिनट, बहुत नाटक हो गया है, कहाँ से क्या दबा दिया मैंने कि मुझे वही समझ नहीं आ रहा है। चलो देखते हैं ठीक हुआ कि नहीं हुआ। तो डिटरमाइन करना है आपको, क्या डिटरमाइन करनी है? मोलर सॉल्युबिलिटी। ठीक है, चलो कर लेंगे। यानी कि एस डिटरमाइन करना है आपको, किस चीज़ का? AgI का इन 0.01 मोलर KCN सोल्यूशन। चलो ठीक है, आपके पास जो KSP दिया है AgI का, वो दिया हुआ है 8.5 इंटू 10⁻⁻17। और जो KF आपको दिया हुआ है किसका? ऑब्वियसली KF कॉम्प्लेक्स का आपको दिया रहता है। तो जो ये आपका कॉम्प्लेक्स है 5.5 इंटू 10⁻18। देखो 99% केसेस में ना आपको क्या रहेगा, KF ज़्यादा ही दिया रहेगा, सच दैट कि आप अप्रॉक्सीमेशन लगा सको। ठीक है ना? बताओ। तो अभी यहाँ पर 2 रिएक्शंस हैं। AgI आप लोगों का टूटेगा और बनाएगा Ag पॉजिटिव और साथ साथ में I नेगेटिव। साथ ही साथ में बाजू में एक और रिएक्शन दी हुई है, KCN में डिजोल्व कर रहे हो तो KCN टूटेगा। अच्छा, KCN में डिजोल्व कर रहे हो, सॉरी। तो ये जो रिएक्शन से Ag प्लस बनेगा, ये KCN के साथ रिएक्ट करेगा, KCN के साथ रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स क्रिएट करेगा। अब देखो कॉम्प्लेक्स में K वर्ड का कहीं प्रयोग नहीं है, कायदे से फॉर्मूला कॉम्प्लेक्स का ये है कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला। बट K का क्योंकि प्रयोग वो नहीं कर रहा है यार, तो मैं भी क्यों करूँ फालतू के। और अगर वो नहीं कर रहा है ना, तो जबरदस्ती के यहाँ KCN ना लिखते हुए सिर्फ CN नेगेटिव लिखो। और क्योंकि यहाँ 2 टाइम्स ऑफ CN नेगेटिव है तो यहाँ बैलेंसिंग कर दो। और ये कॉम्प्लेक्स, मेरे को पूरा कॉम्प्लेक्स लिखने का कोई शौक नहीं है। ठीक है, क्या दिया हुआ है? 0.01 मोलर KCN, यानी कि ये 0.01 माइनस 2s होगा। मेरे हिसाब से जितने ऊपर मैंने 2 एग्जाम्पल्स हमारे लिए हैं, उन 2 एग्जाम्पल्स के हिसाब से अब मैं जब ये स्टेप्स डायरेक्ट लिख रही हूँ तो तुम्हें पेट में पच रही होगी कि पहले x में लिखते हैं, फिर मैं उसको अप्रॉक्सीमेट करके s लिखती हूँ। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया इस बार। ठीक है, और s माइनस एक्स को हम 0 अज्यूम करते हैं, बराबर। ओके, फिर क्या होता है? KS इंटू KF। तो KS कितना है? 8.5 इंटू 10⁻⁻17। KF कितना है? 5.5 इंटू 10⁻18 इक्वल टू K इक्विलिब्रियम होता है, जो कि ओवरऑल रिएक्शन से निकाला जाता है। तो जब आप ओवरऑल रिएक्शन लिखोगे, अब मैंने दिमाग में अपनी ओवरऑल रिएक्शन लिख ली है, तो मेरे दिमाग में ओवरऑल रिएक्शन लिखने से S² आ रहा है और यहाँ 0.01 माइनस 2s का होल स्क्वायर आ रहा है। ये सिचुएशन आ रही है मेरे दिमाग में। इसको सॉल्व कर लो। 8.5 इंटू 5.5 देख लेते हैं कितना आता है। ये 8.5 मल्टीप्लाई बाय 5.5, तो ये हो गया 46.75 इंटू में 10⁻1। ओके, और उसके अलावा यहाँ पे ये आ जाएगा s अपॉन में 0.01 माइनस 2s का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करें? 46.75 का स्क्वायर रूट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर ऐसा भी निकाल सकते हो, ये 10⁻1 लिखने से बेटर है। इस चीज़ को ऐसा लिख दो 467.5 और फिर उसका स्क्वायर रूट, बराबर। ठीक है, तो 46, मतलब उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें वो लॉन्ग डिवीजन मेथड जो बचपनों में सिखाया जाता है छोटे स्टैंडर्ड में, वो आता है। तो क्या रहेगा बताओ? पहला नंबर 2 रहेगा, ग्रुपिंग करेंगे तो ये ग्रुपिंग आगे से की जाती है, इतना तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आ जाएगा 2, फिर 2 बचेगा। 2 को ऐसे कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 67 से छोटा है, तो 21 वन 21 और 22 इंटू 22 44, 23 इंटू 3 3 3 9 3 2 6 69 आ रहा है। मतलब इसके बाद जो नंबर आएगा वो आपका क्या रहेगा? 21
या 22 भी ले सकते हो, ठीक है, 21.6 ये, और राइट साइड में s अपॉन में 0.01 माइनस 2s, डन। ओके, मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो गया 21.6 इंटू 10 की पावर माइनस 2। अच्छा, इधर 21.6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 21.6 मल्टीप्लाई बाई 2 43.2 में आ जाएगा, 43.2 s इक्वल टू s। ये मैं इधर शिफ्ट कर देती हूँ तो ये हो जाएगा 44.2 s। तो बेसिकली 21.6 इंटू 10 की पावर माइनस 2 अपॉन में आ जाएगा 44.2 इक्वल टू s, ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, डन। तो 21.6 को डिवाइड करना है तुम्हें किससे, 44.2 से, तो ये आ रहा है 0.48 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इक्वल टू s। तो ये मेरे पास सॉल्युबिलिटी आ गई। साइंटिफिक नोटेशन में आंसर हम लोग रिपोर्ट करेंगे तो 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मोलर, ये आ गया। सो आई थिंक इस टाइप के क्वेश्चंस मैं अब तुम्हें इतने करा चुकी हूँ कि अब तुम लोगों को बन जाएंगे। इसके जैसे अगर और क्वेश्चंस तुम्हें दिए जाएं तो एक क्वेश्चन इस टॉपिक में मेरा बहुत ही विभिन्न होता है, जिसमें कंसेप्ट ऑफ प्रेसिपिटेशन एंड कंसेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स आयनिक इक्विलिब्रियम दोनों साइड बाय साइड अप्लाई होते हैं। तो उसको मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर रही हूँ, उसको मैं स्पेशली उसका एक अलग से छोटा सा 10 से 15 मिनट का वीडियो बनाकर उसको मैं डालूंगी, ठीक है। ये इसमें उसकी खिचड़ी नहीं मचा रहे, वो इतना स्पेशल क्वेश्चन है क्योंकि दोनों कंसेप्ट्स को आपको साथ साथ में यूज़ करना रहता है। अभी ये क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क में दिए जा रहे हैं, आंसर मैं तुम्हारे साथ अभी के अभी शेयर कर देती हूँ और अपना अटेम्प्ट करके देखोगे और जैसा ऊपर सिखाया गया है उसी तरीके से। हाँ, एक क्वेश्चन मैं अभी और करा के दूंगी, ठीक है। और जो मैं स्पेशल क्वेश्चन की बात कर रही थी, स्पेशल क्वेश्चन तुम लोगों का क्या कहते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, इसके बाद जो आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा इफ KSP ऑफ ZnOH होल ट्वाइस 2 इज 4.5 इंटू 10 की पावर माइनस 17, ये तुम्हारा होमवर्क है। और जो आंसर देखो मुझे इसका दिया हुआ है वो है 2.1 इंटू 10 की पावर 10। अच्छा, एक और चीज़, घबराना इस बात से नहीं, कभी कभी सवाल में क्या होता है ये भी पूछ लेता है कि आप कभी कभी सवाल में ये भी पूछ लेता है कि आप ये कैलकुलेट करो, क्या कहते हैं उसको, व्हाट वी से, इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो आप पहले ना क्या कर लो, KF निकाल लो, KF का रेसिप्रोकल करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो इस बार सॉल्युबिलिटी हर बार दी रहती थी, इस बार सॉल्युबिलिटी आपको निकालनी होती थी, इस बार आपको सॉल्युबिलिटी दी हुई है, कितनी अच्छी बात है, ठीक है। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो डिटरमाइन करो जरा मोलर सॉल्युबिलिटी किस चीज़ की, आपके Ag2CrO4 की इन 0.05 अमोनिया सोल्यूशन, ठीक है। वहाँ पे मोलर दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो मान लो मोलर ही होगा ऑब्वियस है। KSP आपको दिया हुआ है किसका, Ag2CrO4 का कितना 2 इंटू 10 की पावर माइनस 12, और जो KF तुमको दिया हुआ है किसका, आपके AgNH3 यहाँ पे 2 और इस पॉजिटिव का ये 10 की पावर कितना 8, बराबर, डन। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर दिया हुआ है 0.0114। थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है, डिपेंड कि एक इंसान किस पॉइंट को नेगलेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है उस हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस टॉपिक को ओवर करते हैं, बट ओवर करने से पहले एक और सवाल, आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, अभी एक दो क्वेश्चन और लूंगी जाते जाते। एक क्वेश्चन दिया गया है, उस क्वेश्चन में आपको अरेंज करना है, किस चीज़ को अरेंज करना है भाई, आपको क्वेश्चन में इस बेसिस पे अरेंज करना है सॉल्ट को कि उसकी सॉल्युबिलिटी किस में ज़्यादा होगी। यानी कि आपके पास ये सॉल्ट है AgCl, इस सॉल्ट को आपको 4 कंटेनर्स में डालने का मौका दिया गया। पहला पानी के भरे हुए कंटेनर में, दूसरा मौका दिया गया NaCl से भरे हुए कंटेनर में, तीसरा मौका दिया गया MgCl2 से भरे हुए कंटेनर में, चौथा मौका दिया आपको अमोनिया से भरे हुए कंटेनर में। तो आपको अभी इस चीज़ को अरेंज करना है ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। अब तुम सोचोगे कोई डेटा तो दिया नहीं है तो फिर हम इसको कैसे अरेंज करें, कोई बात नहीं, बहुत छोटी सी बात है। क्या बताया था आज के वीडियो की स्टार्टिंग में कि कॉम्प्लेक्स आयन में जाने के बाद सॉल्युबिलिटी बढ़ती है और कॉमन आयन में जाने के बाद सॉल्युबिलिटी घटती है, तो इतना तो कंफर्म है। अच्छा, और वाटर के रिस्पेक्ट में न्यूट्रल,
ठीक है। वाटर के रिस्पेक्ट में न्यूट्रल, मतलब वाटर में AgCl की जितनी सॉल्युबिलिटी होती, अमोनिया में जाने के बाद उसकी सॉल्युबिलिटी वाटर के रिस्पेक्ट में बढ़ गई। मतलब वाटर में अगर उसकी सॉल्युबिलिटी 2 थी तो अब अमोनिया में जाने के बाद उसकी सॉल्युबिलिटी हो गई 3। तो कोई भी बता देगा इसका आंसर, अमोनिया में सबसे ज़्यादा सोल्यूबल होगा, उससे कम वाटर में होगा, और सबसे कम उन बचे हुए दोनों में होगा। क्यों? क्योंकि उन बचे हुए दोनों के पास महाराज कॉमन आयन है, AgCl का Cl और इनमें भी ClCl। फिर अब इन दोनों में किसकी कम होगी? जो जितने ज़्यादा आयन प्रोड्यूस कर रहा है उसमें कॉमन आयन इफेक्ट उतना ज़्यादा लग रहा है, सॉल्युबिलिटी उतनी कम हो रही है, तो यानी कि NaCl। ठीक है, ये आपका एक इस टॉपिक से पूछा जाने वाला सिंपल सोबर प्यारा सा छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा सवाल। ठीक है, एकदम छोटा सा प्यारा सा, जिसमें कोई कैलकुलेशन स्किल्स इन्वॉल्व नहीं है। जल्दी जल्दी आपने अटेम्प्ट किया, जल्दी जल्दी आपने आंसर को निकाल के मुझको मेरे मुंह पे मार के चले गए, डन। ये इतना इजी था। तो ये कहाँ से आया सवाल? जो थ्योरी हम पढ़ते हैं ये उस थ्योरी से आया। यानी कि थ्योरी जो हमने सीखी वो कोई ऐसी नहीं होती कि अरे इसको ध्यान देने लायक चीज नहीं है, हम तो न्यूमेरिकल सॉल्विंग स्किल लानी चाहिए। थ्योरी से सवाल आते हैं, आपको अपने दिमाग की जो खिड़की होती है ना वो खुली रखनी पड़ती है। जब आप दिमाग की खिड़की खुली रखते हो तब आपको सवाल क्या होता है, एकदम तेजी से बन जाता है। अगर नहीं तो फिर अंडा देते रहना, उसमें देते जाओगे करते जाओगे। ठीक है, चलो एक और हम लोग क्वेश्चन करते हैं। इसका चीज़ आपको देखो किस तरीके से दी है। ये वाला क्वेश्चन स्पेशली इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि तुम लोग मिक्सिंग वाले सवालों में गड़बड़ मारते हो। देखो क्या बोला गया है, आपके पास इक्वल वॉल्यूम दिया गया है किसका, 0.1 मोलर का आपके पास KCN है। चलो KCN में डिजोल्व कर रहे हैं, खुशी की बात है। ठीक है, ओके। और उसके बाद आगे तुमसे बोला गया है 0.06 मोलर का आपके पास क्या है, एक मिनट, AgNO3 डन। ये आप लोगों के पास है और आपने इनको मिक्स कर दिया। तो देखो मिक्स वाला वर्ड आ गया है तो तुम्हारे कान खड़े हो जाने चाहिए। आपको इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है कंसंट्रेशन किस चीज की, Ag पॉजिटिव की। इस बार कंसंट्रेशन ढूंढनी है इन फाइनल सोल्यूशन। ठीक है, फाइनल सोल्यूशन में Ag पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी होगी। गिवन डेट आपको रिएक्शन इस बार क्वेश्चन में लिख के दी हुई है ओवरऑल वाली। चलो अच्छा बच गए हम लोग, बार बार लिखनी पड़ती है। ये आपके पास एक रिएक्शन दी हुई है, इस रिएक्शन का ये इस तरीके से दिया है। ठीक है, +2 टाइम्स ऑफ Cn नेगेटिव और इसका K डिसोसिएशन आपको दिया हुआ है 4 × 10⁻⁻19। ठीक है, बढ़िया। अब इसमें लगेगा कि क्या कर क्या रहे हैं सवाल में, क्या है क्या ये चीज़। तो देखो सबसे पहले ध्यान से सुनिए, आपके पास इक्वल वॉल्यूम का सवाल है। यानी कि अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि KCN, ठीक है, अगर आपका टूटता और K+ और Cn नेगेटिव बनाता तो आप मुझसे कहते कि KCN क्योंकि 0.2 मोलर दिया है तो ऑब्वियस है कि ये दोनों भी 0.2 मोलर बनते। बट इक्वल वॉल्यूम है तो इक्वल वॉल्यूम है तो तुम जानते हो कि सीधा सीधा वॉल्यूम को मतलब कंसंट्रेशन को हम डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। तो ये हो गया आपका डिवाइड बाय 2। अब इस तरीके से डिवाइड बाय 2 करने की वजह से यहाँ से मेरे पास K पॉजिटिव Cn नेगेटिव KCN इन सब की कंसंट्रेशन हो गई 0.1. सिमिलरली आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है AgNO3, कितना दिया हुआ है AgNO3 0.06। तो अगर मान लेते हैं आपने इक्वल वॉल्यूम वाला कंसेप्ट यहाँ नहीं लगता होता तो ऐसे केस में ये वाला जो आपके पास कंसंट्रेशन है वो कुछ इस प्रकार से होता, ये इस प्रकार से होता। डू यू एग्री? ओके। लेकिन क्योंकि तुम जानते हो क्योंकि ये इक्वल वॉल्यूम वाला केस है तो इक्वल वॉल्यूम वाले केस में ये वाली चीज आपकी कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, बराबर, ये इस प्रकार से। अब ये हम लोगों ने काम कर लिया, इससे हमें कंसंट्रेशन मिल गई। अब आगे बढ़ दो इस क्वेश्चन की तरफ। तुम्हें ये लगता कि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही बताया था जब कॉम्प्लेक्स बनता है तो उसके बनने के लिए हम KF डिफाइन करते हैं। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स टूट रहा है तो इसके लिए KD डिफाइन किया गया है। और तुम तो जानते हो कि जो KD होता है K डिसोसिएशन वो आपके KF का रेसिप्रोकल होता है, बराबर। तो यानी कि KF अगर तुमसे कोई पूछे कितना है तो 1/KD है। तो 1/KD यानी कि 0.25 × 10⁻19। ये आपका KF आपको दिया हुआ है, ये आपका KF है। तो KF की जानकारी तो देखो भैया हमारे पास तुरंत आ गई, उड़कर आ गई एकदम तेजी से। अब जो ओवरऑल रिएक्शन दी हुई है, ओवरऑल रिएक्शन पे भी बात कर लेते हैं।
तो ओवरऑल रिएक्शन आपके पास बताइए क्या है, यहाँ दिया हुआ है, इसी का उल्टा कर दोगे ना तो ओवरऑल रिएक्शन हो जानी है उसने। Ag पॉजिटिव प्लस 2 टाइम्स ऑफ Cn नेगेटिव, ये बना रहा है आपका कुछ कॉम्प्लेक्स वगैरह। अब मुझे बताओ Ag पॉजिटिव जो है उसकी कंसंट्रेशन आपके पास कितनी है, Ag पॉजिटिव की कंसंट्रेशन आपके पास कितनी है। आप बोलोगे देखकर कि 0.03 है, तो मैंने लिख दिया 0.03। आपके पास साइनाइड की कंसंट्रेशन कितनी है, तो साइनाइड की कंसंट्रेशन 0.1 होती, बट 0.1 में से 2x माइनस भी तो होगा, 2x माइनस होगा। और कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा बोलो, कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा बोलो। अच्छा, यहाँ से भी तो x माइनस होगा, ठीक है, इसको मैं लिखना भूल गई थी, और कॉम्प्लेक्स x बनेगा। फिर तुम तो जानते हो हम लोग क्या करते हैं बताइए इसको s से हम लोग सब्सटीट्यूट कर देते हैं, ये 0.1 माइनस 2s आ जाएगा और ये s आ जाएगा, और बाद में इस चीज़ को अज्यूम कर लेते हैं कि ये कितनी है आप लोगों की, 0। याद आ रहा है ऊपर वाले न्यूमेरिकल्स में देखो भी मैंने वही किया था, बार बार वही करती आ रही हूँ मैं। क्या करते हैं हम लोग, s माइनस एक्स को हम लोग क्या अज्यूम कर लेते हैं, 0 अज्यूम कर लेते हैं, है ना। यहाँ पे भी वही काम किया है, ठीक है, ओके डन। अब क्या करें, अगर मैं इस क्वेश्चन से तुम्हें kf का एक्सप्रेशन लिखने को कहूँ तो kf क्या निकल कर आ रहा है, s अपॉन 0.1 माइनस 2s, यही निकल कर आ रहा है। अच्छा, kf की वैल्यू हमने ऊपर निकाल ली है 0.25, ठीक है, या फिर ऐसा कह लो 25 अपॉन 100 इंटू 10 की पावर 19 इक्वल टू s अपॉन 0.1 माइनस 2s, बराबर कह रही हूँ मैं, ओके। अब आगे बढ़े, ठीक है, बढ़ते हैं। अब आगे सबसे बड़ी समस्या, यहाँ पे s यानी कि कॉम्प्लेक्स, इसकी सॉल्युबिलिटी में कितनी लूँ, इसके कॉम्प्लेक्स की सॉल्युबिलिटी में कितनी लूँ, तो s पता होना चाहिए इसको। तो s दिया है क्या क्वेश्चन में, पढ़ो, आपको s दिया है क्या, नहीं, बट s हम लेते किसको हैं, s हम जो सॉल्ट होता है ना उसकी कंसंट्रेशन को लेते हैं। तो AgNO3 की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.03, तो ऑब्वियसली जो कॉम्प्लेक्स है उसके में जो s डला हुआ है उस s की वैल्यू भी कितनी होगी, 0.03, ठीक है, उसमें जो s डला हुआ है उस s की वैल्यू भी कितनी होगी, 0.03, ठीक है, होगी। अच्छा, और डिनोमिनेटर में आपका Ag पॉजिटिव भी तो आएगा। होता कैसा था कि हर बार हमारी जो ओवरऑल रिएक्शन होती थी उस ओवरऑल रिएक्शन से वो Ag पॉजिटिव कट जाता था, इस बार कटा नहीं है। हमने भले ही इसको अज्यूम, आप कह सकते हो कि इसको हम 0 ले लेते हैं, बट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितनी होगी, तो यानी कि वो साफ साफ क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि भाई इस बार 0 लेने का जो तुम अजम्पशन करते थे ना वो मत करो, निकालो। चलो निकाल लेते हैं। तो ये हो गया आपके पास 25 इंटू 10 की पावर कितना, 17, ठीक है। अच्छा, इसका मल्टीप्लीकेशन होगा 10 की पावर -1 माइनस 2s के साथ, ठीक है। s की वैल्यू कितनी है, 0.03, क्योंकि s क्या है, सॉल्ट की सोल्युबिलिटी, तो जो कि कितनी है 0.03, यानी कि 3 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव। पहले सॉल्व कर लेते हैं फिर देखते हैं। ये वाली क्वांटिटी इससे मल्टीप्लाई हो गई तो आया आंसर 25 इंटू 10 की पावर 16, माइनस में 25 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 50 आ जाता है, 50 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 150 आ जाता है। पावर्स की बात करते हैं तो 17 इंटू में 10 की पावर -2 यानी कि 15, तो 10 की पावर कितना आ रहा है, 2 मिनट, हाँ 10 की पावर 15 आ रहा है, ठीक है, इक्वल टू में 3 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव। अब देख लो पहले सॉल्व करके, पहले तो पावर एडजस्ट कर लेते हैं, इसको हम लोग कर लेते हैं 15 और इसको कर लो कितना 250, तो 15 अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो 250 में से 150 गया यानी कि 100 इंटू 10 की पावर 15, ये आंसर है, ठीक है। यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव, यहाँ आएगा 3 इंटू 10 की पावर -2, तो कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव यहाँ से कितना आ गया, 3 इंटू 10 की पावर -2, 15 और 2 17, 17 डिवाइड में आएगा, ऊपर जाके 10 की पावर -17 हो जाएगा, और यहाँ से उसकी कंसंट्रेशन आएगी 3 इंटू 10 की पावर कितना, -19। ये हम लोगों का आंसर है, बराबर, ये हम लोगों का आंसर है, ठीक है। देख लेना मैंने कहीं कोई कैलकुलेशन एरर ना कर दी हो, मैं भी कर सकती हूँ ना, बिल्कुल, तो उसको चेक कर लेना। जैसे कि एक जगह मुझे एरर की बू आ तो रही है, हाँ देखो कर दी एरर यार, अभी तुम सॉल्व कर लेना, मैं सॉल्व नहीं करने वाली। यहाँ पे 2 साइनाइड है यानी कि ये वाले का स्क्वायर होगा, यहाँ पे ये स्क्वायर होगा, अरे बाप रे, और अगर यहाँ स्क्वायर होगा तो ये आपका स्क्वायर है ये, तो इसमें तुम्हें एक्सपैंड करना पड़ेगा a - b का होल स्क्वायर लगाकर, बाप रे, काटो काटो, चलो कर ही लेते हैं सॉल्व,
इस आंसर इस क्वेश्चन को करने के बाद फिर हम ओवर करेंगे इस चीज़ को। तो कितना हो जाएगा देखो, 25 इंटू 10 की पावर 17 वैसे का वैसी, इसको एक्सपैंड करते हैं 10 की पावर -1 -2 इंटू 3 यानी कि 6 इंटू 10 की पावर -2 और उसका होल स्क्वायर इक्वल टू कितना 3 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन में Ag पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। अब देखो क्या करो, इसको जो 10 की पावर -1 कॉमन निकालने का एक अच्छा खासा स्कोप दिख रहा है, तो इस 6 इंटू 10 की पावर -2 को क्यों ना मैं क्या लिख दूँ 0.6 इंटू 10 की पावर -1। एग्री करते हो? ठीक है, तो ये 0.6 हो गया। फिर मैंने 10 की पावर -1 कॉमन निकाल लिया, तो ये 10 की पावर -1 कॉमन आ गया। ठीक है, ओके, ब्रैकेट में क्या बचा 1 माइनस 0.6। वाह, कैलकुलेशन तो आसान हो रही है, आइडेंटिटी लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। 3 इंटू 10 की पावर -2। अब 1 माइनस 0.6 0.4 हो जाएगा। 0.4 को मैं 25 से मल्टीप्लाई करूंगी तो वो हो जाएगा 10। फिर वो वाला 10 देखो, ये वाला 25, ये 10 और ये कट गया। ठीक है, ये पूरा पार्ट कट गया, तो उससे बचता है 10 की पावर 17। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आ जाएगा Ag पॉजिटिव। एक्चुअल में रात बहुत हो गई है, दिमाग हो गया है बंद। तो 25 इंटू 10 की पावर 17 इंटू 10 की पावर -1, 0.4 बचेगा। 0.4 का स्क्वायर कौन करेगा? मेरा भूत। तो 0.4 का स्क्वायर करोगे दैट इज 16 इंटू 10 की पावर -2 और इसके नीचे में फिर Ag पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। तो 25 मल्टीप्लाई बाय 16 कितना हो जाना है 25 इंटू 10, ये हो जाएगा आपका 250 और उसमें वो ऐड कर दिया तो ये हो गया 400 150। ठीक है, तो ये 400। ओके, अब -2 और -2 ये गया। ओके डन। फिर ये बचेगा 10 की पावर 16 और यहाँ पे Ag पॉजिटिव को उठा कर ले आए हम इक्वल टू 3। तो यानी कि यहाँ से Ag पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी 3/4 इंटू में 10 की पावर 18 ऊपर जाके 10 की पावर -18। ठीक है, तो 3 डिवाइड बाई 8 दैट इज 3.75 इंटू 10 की पावर कितना -19। साइंटिफिक नोटेशन में आंसर को रिपोर्ट किया गया है। तो अगर क्वेश्चन में हम सबसे पहले, चाहे क्वेश्चन में तुम्हें ओवरऑल रिएक्शन क्यों ना दी हो, तुम अपनी रिएक्शन नंबर 1 लिखना, रिएक्शन नंबर 2 लिखना, दोनों रिएक्शन को ऐड करके अपनी ओवरऑल रिएक्शन लिखना। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो कॉमन जैसे Ag पॉजिटिव है वो ऊपर स्टेप नंबर 1 का Ag पॉजिटिव और नीचे स्टेप नंबर का Ag पॉजिटिव कट जाएगा, क्योंकि इस बार देखो ना इन दोनों रिएक्शन में कुछ कॉमन ही नहीं है कटने लायक, तो कैसे कटेगा यार। ठीक है, तो इसीलिए ये आपकी ओवरऑल रिएक्शन बनी। ठीक है, ये आपकी ओवरऑल रिएक्शन बनी। डन। ठीक है, तो फिर अभी इस चीज़ को ओवर करते हैं हम लोग और आगे काम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक छोटे से इलस्ट्रेशन के साथ। और मैंने यही वाली ओवरऑल रिएक्शन क्यों लिखी, क्योंकि मुझे ये ओवरऑल रिएक्शन क्वेश्चन में ऑलरेडी दी थी, बस मैंने उसका रेसिप्रोकल कर दिया। कहाँ से आई कैसे आई वो क्वेश्चन वाले का टेंशन। ठीक है।